तो हेलो मेरे यारों, द हेवनली मून के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वह जो मयोंग वॉल थी उसने अपने हेयर पिन का इस्तेमाल करते हुए इन डाकुओं के सरदार के गर्दन पर एक जोरदार वार कर दिया था, जिसकी वजह से उसने मयोंग वॉल को पीछे धकेलते हुए खुद को खड़ा करते हुए उसे गाली देते हुए कहा था, तुम कमीनी यू बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की। बट वह जो सरदार था वह बेहोश होकर जमीन पर खुद ही धड़ाम से गिर गया था। और इस आवाज़ को सुनने के साथ उसके जो वॉरियर्स थे वो आते हुए कहते हैं कि ये क्या चीफ, आप ठीक तो हैं। और दूसरा उसका साथी कहता है कि इस पागल औरत ने यहाँ पर हमारे चीफ पर हमला किया है, इसे खत्म कर दो, इसे मार डालो। और जो मयूंग गोल थी वो उस बंदे ने धकेला था, तो वह खुद को संभालते हुए खड़ी होते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि छोटे मांझी। और हम देखते तैसे वहाँ पर तिरपाल फाड़कर मांझी की एंट्री होती है और वह तेजी से मयूंग गोल के सामने आकर वहाँ पर पोज देते हुए अपने हाथों में अपने बॉम्ब्स को जो लाया होता है उन्हें एक्टिवेट करते हुए इनकी ओर फेंक देता है। और उस बॉम्ब के धमाके को हमें दिखाया जाता है जो उस टेंट हाउस के चारों ओर फैलती है और एक बड़ा सा धुएं का स्मोक फैल चुका होता है। और इसे दूर से देखते हुए गार्ड्स बोल रहे होते हैं, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। तभी हम यहाँ पर योंग को देखते हैं जो तेजी के साथ इन गार्ड्स पर भी हमला कर देता है और इनके साथ साथ इसके वुल्फ को भी एक जोरदार पेस्ट मारता है। और फिर हम देखते हैं योंग बिना रुके लगातार वहाँ गार्ड कर रहे गार्डों पर हमला करना शुरू कर चुका होता है, क्योंकि इनको जो भी नोटिफिकेशन मिलना था वो मिल चुका था, इशारा कि भाई अब धोना चालू करो, अब फाइट होगी। और वहाँ पर वह मारते हुए इन लोगों को कह रहा होता है, ब्लेड ऑफ द विंड स्ट्राइक। और हम देखते हुए स्ट्राइक पर स्ट्राइक लगाया जा रहा होता है, विंड ऑफ हेल स्ट्राइक। और हम देखते हैं यहाँ पे जो दूर में खड़े डाकू थे वे कहने लगते हैं कि ये लोग यहाँ पर हम पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं, अपने भेड़ियों को इनके ऊपर छोड़ दो। और हम देखते हैं अगल बगल जितने भी डाकू होते हुए सभी लोग अपने भेड़ियों को यूं के ऊपर छोड़ चुके होते हैं और यूं यहाँ पर उन पर फाइट किए जा रहा होता है। तो दूसरी ओर हमें माजांग को भी दिखाया जाता है जो अपने फिस्ट के साथ एक बैरियर क्लॉ पाम अटैक करता है, मतलब फिस्ट अटैक उस टाइप से। और जिसकी वजह से उसके साथी जो होते हुए कहने लगते हैं कि हमारे पास तो हथियार ही नहीं है, हम आखिरकार किस तरीके से लड़े। तो हम देखते हैं माजांग उनसे कहता है कि तुम लोग जल्दी से आगे बढ़ो और उन वेपन्स की ओर जाओ। और हम देखते हैं कि वो पलटकर चिल्लाते हुए कहता है कि बिग ब्रदर आप हमें पीछे से प्रोटेक्शन दे। बट हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन इनके बिग ब्रदर को जो उन भेड़ियों से डर कर दूसरी ओर हो रहा होता है, जहाँ ये भेड़िया इसके कपड़ों को फाड़ रहे होते हैं, इसे खींच रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि मेरी मौत मत आओ, मेरी ओर मत आओ, क्योंकि ये अलग से एंजाइटी में होता है कि इसके पास इसका वेपन नहीं होता है। और वह यही कह रहा होता है कि डैम मैं अपने बिना भाले के खुद को संभाल नहीं सकता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ बचाओ। और हम देखते हैं इसकी ऐसी स्थिति को देखकर इसके जो माजांग के चंगू मंगू का हैरान होते हुए कहने लगता है, हमें क्या करना चाहिए, ये भेड़िए तो उन्हें खाट खाएंगे। तो वह माजांग कहता है कि जल्दी जाओ और उनके लिए उनके स्पेयर को लेकर आओ और उन्हें दो। और हम तभी देखते हैं दूसरी ओर जहाँ पर योंग लगातार यहाँ पर अपने फिश अटैक्स को किए जा रहा होता है, वायर विंड स्ट्राइक इस तरह से उन्हें मारते जा रहा होता है। और हम तभी देखते हैं इन भेड़ियों को जो संभालने वाला इनका जो सरदार होता है वह इन पर सीधे योंग पर हमला कर चुका था, एक स्लेश अटैक। और वह अपने विसी से अपने उन भेड़ियों को कंट्रोल करते हुए सीधे योंग पर हमला करवा रहा होता है। और हम देखते हैं भेड़िया तेजी से आता है, योंग के हैंड पर काट लेता है, जिसे योंग तुरंत ही अपने हाथ के झटके के साथ उसे दूर की ओर फेंक देता है। बट यहाँ पर और भी वुल्फ्स आ चुके होते हैं जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इसे घेर रहे होते हैं। एक को छुड़ाया था कि तभी दूसरी की ओर से एक और भेड़िया आता है, इसकी ओर हमला करता है और एक नीचे की ओर से आकर सीधे इसके पैर पर ही बाइट कर लेता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पर योंग इन भेड़िए के गर्दनों को धरता है और वहाँ पर उसे दूसरी ओर पटक कर दे मारता है। और वहाँ पर लगातार अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बुद्धा पाम फिस्ट अटैक इस तरीके से करते जा रहा होता है, ग्रेट बुद्धा हेल अटैक लगातार मारे जा रहा होता है। और हम देखते हैं उसके पास जो 3 वुल्फ आए होते हैं हमला करने के लिए, वह उन्हें ढेर कर चुका होता है। और वहाँ पे जो डाकू पीछे की ओर खड़े थे वे कहते हैं कि ये कमीना आदमी ये अब बिना रुके यहाँ पर लगातार उन्हें मारता जा रहा है। और अब इन्हें तो देखो इनकी इतनी हिम्मत कि तुमने आखिरकार सोचा क्या है हमें, कि हम कोई छोटे मोटे गुंडे हैं जो केवल अपने भेड़ियों पर ही डिपेंड रहते हैं। हमने इन भेड़ियों को ट्रेंड किया है, हम कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि एक डाकू है डाकू। तुम्हें लगता है कि तुम अपने इस छोटे से टीम के साथ हमें संभाल सकते हो। और ये जो आंखों में चोट लगा हुआ है इसका नाम हामान होता है। और यह जो बंदा है दूसरा स्वॉर्ड के साथ जो कि अच्छे खासे लंबे बाल है, तो यह इसका नाम सीजी होता है। और हमान और सीजी ये दोनों ही भेड़ियों को कंट्रोल करते हैं, इन्हीं भेड़ियों का कमांडर यही लोग हैं। और ये कह रहे होते हैं कि आज यहाँ पर तुम में से कोई भी बचकर नहीं निकलेगा, तुमने आज जो यहाँ पर हमला किया है, जो अटैक किया है, उसका जो जो जुर्माना है अपनी जान को देकर चुकाओगे। और हम देखते हुए भेड़िए भी इसे गुर्रा रहे होते हैं इसकी ओर देखकर। योंग बस यहाँ अकेला पड़ चुका होता है इन सभी के साथ लड़ने के लिए। बट तभी जो यहाँ पीछे की ओर जो गुफाएं खोदी जा रही होती है, यहाँ पे माइनिंग वगैरह चल रहा होता है, वहाँ पे अचानक से धमाके होने लगते हैं उधर भी। तो वैसे होते हुए देखिए डाकू कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, उन जगहों से भी अचानक से धुआं क्यों उठ रहा है। और हमें दिखाया जाता है उन जगहों पर जितने भी लोहार होते हैं उस गाँव के, वो सभी भी अपने साथ अपनी जो मतलब खेती बाड़ी करने वाले सामान है उन्हें लेकर आ चुके होते हैं। वे कहते हैं कि जल्दी चलो और आगे बढ़ो, ये हमारे पास एक लास्ट मौका है जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से बचाकर निकल सकते हैं। और फिर हमारा सीन वापस से कुछ समय पीछे पर चला जाता है, उस वक्त जब यहाँ पर ये सभी लोग यहाँ आने से पहले योजना बना रहे थे मयूंगोल के साथ उस रात को। तो यहाँ पर ये जो मुखिया होता है आकर कहता है कि माँ जी तुमने जो जो सामान मंगवाए थे हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। मैंने आसपास से सभी जहरीले पौधे, तेज सुगंध वाले फल और लाल मिर्च पाउडर जैसे मसाले इकट्ठा कर कर ला दिया है।
और हमें उस मतलब कि उसके मुखिया के कारखाने का सीन होता है जहाँ पर ये सारे धांधली चल रही होती है कामकाज। तो मांझी कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। ये अच्छा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास पर्याप्त मात्रा में बारूद होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि इस जगह जैसे पर हमें यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पर खदानें मौजूद है लेकिन बारूदें मौजूद नहीं है। अगर मुझे मालूम होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं अपने स्मोक ग्रेनेड्स को और भी ज़्यादा लेकर आता, लेकिन क्योंकि भेड़ियों की नाक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है और तेज़ सुगंध को प्रभाव कर सकते हैं, इसलिए उन पर ये तीखी मिर्ची वाले सुगंध और भी ज़्यादा काम करेंगे और वे बेकाबू हो जाएँगी। तो यहाँ पर जो मुखिया होता है वो कहता है, हाँ, हाँ, समझ गया मैं तुम्हारी बात। तो फिर मांझी कहता है कि क्या तुमने उस लेटर को पढ़ लिया जो मयूंग मोल ने मुझे देकर भिजवाया था? वे यहाँ पर खुद आकर इन चीज़ों की बातें नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने ये लेटर देकर मुझे भिजवाया, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आती तो वो डाकू का नज़र आ जाता। तो मुखिया कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, और हालाँकि मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ने तो नहीं आता है, लेकिन मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ मुझसे यह पता चल रहा है कि इसमें कहा गया है कि वे लोग, मतलब कि मिस लेडी जो हैं, वह यहाँ पर उन डाकुओं पर हमला करेंगी, उनके किले में घुसने के बाद उनका सफाया करेंगी। इसलिए वह हमारी जैसे ग्रामीण लोगों से भी मदद माँग रही हैं, वह हमारी मदद चाहती हैं। तो यहाँ पर मांझी कहता है कि अच्छा, तो वह यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है, इसीलिए वह तुमसे मदद माँग रहे हैं। तुम लड़ने के लिए जाओगे ना हमारे साथ? यह सुनकर वह मुखिया खामोश होता है, कुछ नहीं बोलता है। तो मांझी फिर यहाँ पर परेशान होते हुए कहता है, अरे यार, हमारी मदद करो। आखिरकार हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते, हम लोग तुम्हीं लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर मुखिया कहता है, अच्छा ऐसा है। और वह सोचते हुए कहता है कि ईमानदारी से कहें तो हमें मदद तो मिल रही है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। यह बहुत शर्मनाक बात है। हालाँकि हमारे परिवार छीन लिए गए, फिर भी हम केवल यहाँ पर कष्ट ही सहते रहे। हमने पलटकर हमला करने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि हमारे पास जो उनके द्वारा किया हुआ हमला था उसी का बहुत बड़ा डर था जो हमें रोक रहा था, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो मांझी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी भागने के बारे में सोचता, ना कि हमला करने के बारे में। तो हम देखते हैं मुखिया कहता है कि ठीक है, तो फिर आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसमें भाग लेना चाहिए? हम ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते और ज़्यादा मदद भी नहीं कर सकते। हमारे पास अपनी जान को जोखिम में डालने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस तरीके का। तो मांझी कहता है, अरे यार, तो मेरे को कौन-सा है? चूँकि लेडिंग मयोंग वॉल यहाँ पर नेतृत्व कर रही है, तो मान लो कि हम इसमें सक्सेसफुल ही हैं। मैंने उनके जो अनुसरण करते हुए अभी तक कोई गलती नहीं की है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जानता हूँ, लेडी मयोंग वॉल भी एक समय पर अपने परिवार को खो दिया था, और उन्होंने भी स्लेव की ज़िंदगी बिताई है, जिसकी वजह से वे तुम लोगों की दुखों को जानती है और इसलिए तुम लोगों को गुलामी से आज़ाद कराना चाहती है। लेडी मयूंग वॉल जब बहुत छोटी थी तो उसी वक़्त उसे गुलाम बना दिया गया था, और उन्होंने यहाँ तक खुद को पहुँचने के लिए खुद का रास्ता बनाया है, खुद के बलबूते इतना सब कुछ किया है। ये सुनकर मुखिया हैरान होते हुए कहता है, ओह! समझ गया मैं। और फिर वह खामोशी से लेटर को देखता है, और तभी उसका जो साथी होता है वह कहता है कि मुखिया जी, तो वह कहता है कि हमें वहाँ पर इसकी मदद के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ पर आवाज़ आती है कि ठीक है, आपका शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ जाते हैं तो इस बार हम लोग इकट्ठे होकर उस पर बारी-बारी से हमला करेंगे और वहाँ से निकल पाएँगे। तो हम देखते हैं कि हाँ, हाँ करके आवाज़ आ रही होती है उनके पूरे गाँव में कि हाँ, हम लोग तैयार हैं इस तरीके से करने के लिए। और फिर हमें यहाँ पे प्रेज़ेंट में आ जाता है सीन, जहाँ मांझी उन स्मोक बॉम्ब्स को गिराया जा रहा होता है उन तम्बू के अंदर, और वहाँ से भागकर निकल रहा होता है। और वहाँ पर वे जो बंदे होते हैं, डाकू होते हैं, वे खाँसने में लगे होते हैं, और उनके वुल्फ भी वहाँ पर कोई काम के नहीं होते। वे खाँसते हुए कह रहे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार वाले हैं और झंझट है। आखिरकार ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो हमारे जितने भी वुल्फ है बेकार हो चुके हैं, वे खाँस रहे हैं। लेडी मयूंगल कह रही होती कि ये स्पाइसी बम जो है मेरे सोच से बेहतर काम कर रहा है। तो यहाँ पर मांझी कहता है, लेकिन इससे मनुष्यों को कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला है। इसमें उतनी भी खतरनाक स्मोक नहीं है, हमें जल्द से निकलना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग तंबू से निकल कर भाग रहे होते हैं, और वह कह रहा होता है कि लेडी मयूंगबोल इस तरफ चलिए। और हम देखते हैं वही लोग वहाँ जो बंदे होते हैं डाकू कर रहे थे, वही वही पहले चीप को सँभालो, उन्हें ठीक करो। और हमें दिखाया जाता है फिर यहाँ पर योंग की लड़ाई की ओर, जहाँ पर उन वुल्फों ने इस पर दावा बोल दिया होता है, उसके दोनों हाथों को काट चुके होते हैं, और योंग यहाँ पर अपने हाथों को झटकते हुए उन्हें ज़मीन पर पटक-पटक कर मार रहा होता है। तब तक यहाँ पर ये डाकू भी उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। योंग यहाँ गुस्से में संभालते हुए, गुस्से में दाँत पीसते हुए कहता है कि डैम! और जैसे उन हाथों के वुल्फों को छुड़ाया होता है कि एक वुल्फ आकर सीधे इसके पैर पर हमला कर देता है, और एक डाकू तेज़ी से अपने एक स्लेज को चलाते हुए उसके कंधे पर, उसके छाती पर एक कट मार देता है। और हम देखते हैं उससे यहाँ पर योंग बचने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, ये बीस्ट, ये कमीने, मुझे यहाँ पर इनके साथ लड़ते वक़्त इन डाकुओं से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और वह यहाँ पर अपने एक ब्लेड ऑफ द विंड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं उस विंड स्ट्राइक की वजह से उसने एक जोरदार घुमावदार हमला किया होता है, जिससे उन डाकुओं और उन वुल्फ सभी पर हमला होता है। लेकिन हम देखते हैं इस हमले को करने के बाद वह थक चुका होता है और रुक चुका होता है। तभी एक डाकू ऊपर की ओर से आते हुए सीधे इस पर तेज़ी से हमला करता है, तो दूसरी ओर से नीचे की ओर से एक वुल्फ भी इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और फिर हमारा सीन वापस से मजांग की ओर चला जाता है, जहाँ मजांग अपने एक्स को घुमाते हुए टाइगर क्लो एक्स अटैक किए जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि वह गुस्से में कह रहा होता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए वे लोग तुम्हें अकेले ही घेर रहे हैं। इन कमीनों को मैं अभी पीछे की ओर खदेड़ रहा हूँ। इस कर्ज का तुमने जो मेरा ऊपर पहले कर्ज दिया था उससे बराबर किया जाता है हिसाब। तो हम देखते हैं यहाँ पर लड़ते हुए योंग कह रहा होता है, हाँ, हाँ, धन्यवाद इन कमीनों से मेरा पीछा छुड़वाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत देर हो रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, और तुम बाईं ओर की चीज़ों को संभालो, मैं दाईं ओर के इन डाकुओं को संभालता हूँ। कहता है हाँ। और हम देखते हैं दोनों ही एक और साइड को चूज़ कर लेते हैं।
हैं और उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उन डाकुओं की जो आबादी होती है वह बहुत ज़्यादा ही होती है। वे लगातार इन पर आए जा रहे होते हैं और वह यहाँ पर बंदे अटैक करते हुए कॉम्बिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी टाइगर क्लाव तो कभी आयरन प्लाम स्ट्राइक, लगातार हमले और एनर्जियाँ हमें दिखाई जा रही होती है जो उन डाकुओं पे बरस रही होती है। और उन सभी डाकुओं को हम लोग आसमान में उछलते हुए देखते हैं, मतलब मार खा खा के नीचे ये गिर रहे होते हैं, धराशायी हो रहे होते हैं। तभी योंग कहता है कि आखिरकार काफ़ी देर हो चुका है, चोसेंग कहीं खतरे में तो नहीं है। तो महाजान कहता है, चोसेंग आखिरकार ये कौन है, किसका तुम नाम ले रहे हो? तो हम देखते हुए लड़ते हुए कह रहा होता है, वो छोड़ो, तुम्हारे वो छोटे पिल्ले कहाँ हैं, मतलब तुम्हारे वो साथी आखिरकार वे कहाँ है, वो किस ओर गए हुए हैं? तो यहाँ पर महाजान कहता है कि वे लोग यहाँ पर उन खदानों की ओर गए हुए हैं और उन लोगों को खोज रहे हैं, गाँव वालों कर उनके साथ मिलकर वहाँ जगह जगह पर जो गार्ड्स लगे हुए उन्हें हटा रहे हैं और लोगों को आज़ाद करवा रहे हैं। वे अचानक से यहाँ पर वो मतलब कि हमले को देखकर यहाँ पर लड़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने उन्हें उस ओर भेज दिया है। तो वहाँ पर वो कह रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अब इन चीज़ों में हम काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं, अच्छा होगा कि वे लोग उस ओर गाँव वालों को संभाल ले। और फिर हमें दिखाया जाता है खदानों के एरिया की ओर जहाँ पर धमाके हो रहे होते हैं और हम देखते हैं उन जो पिंजरों में जो वुल्फ रखे होते हैं उनको भी जला दिया गया होता है, उनके घरों को जला दिया गया होता है। और वहाँ पर जितने गाँव वाले थे उन लोग वहाँ से बचकर निकल रहे होते हैं और साथ में अपने एक दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ मिल रहे होते हैं। और वहाँ गाँव वाले भी पहुँचकर हमला कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि महिलाएं और बच्चों को पहाड़ों के ऊपर ले जाओ। और वो लोग भी स्मोक बॉम्ब्स को हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ जो मुखिया होता है वो कह रहा होता है, एक बार जब हम अपने परिवारों को ढूंढकर वहाँ पर गाँव में सही सलामत ले जाएंगे उसके बाद हम गाँव के अंदर सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके किले के तौर पर हम उन डाकुओं के आने पर हमला करेंगे, मतलब कि वहीं पर हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया बना लेंगे, इसलिए सबको यहाँ से निकालो और अपने गाँव में ले चलो। और हम लोग देखते हैं वहाँ चारों ओर धुंध धुंध हो चुका होता है, उन डाकुओं को कुछ दिख नहीं रहा होता है। और वे डाकू जो वहाँ पर होते हैं मौजूद, वे लोग कहने लगते हैं, आखिरकार इनकी इतनी दुस्साहस, इन कमीनों की इतनी हिम्मत। और इनके बीच में एक ब्लेड दिया हुआ बंदा होता है जो पावरफुल लग रहा होता है और वह कहता है कि भेड़ियों को इससे दिखाई देने में तकलीफ हो रही है। वह कहता है कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पर हमें रोक सकते हैं? और हम देखते हैं उन गाँव वालों को जो कि उनके ऊपर उन डाकुओं ने आकर हमला कर दिया होता है ऊपर से, और ये लोग वो देखकर हैरान हो चुके होते हैं। और हम देखते हुए एक एक कर वहाँ के महिलाएं जो भाग रही होती हैं उन्हें पकड़ रहे होते हैं, उन्हें बाल से खींच रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि महिलाओं और बच्चों को पकड़ लो और उनके हर एक अंग को, मतलब एक एक अंग को काट दो ताकि वे लोग यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल भी ना कर पाएँ। और हम देखते भी हैं कि वह जो एक डाकू होता है वह वहाँ के एक गाँव वाले बंदे के छाती के आर-पार अपने स्वॉर्ड को कर दिया होता है कंधे के पास और कह रहा होता है कि उन्हें यह सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि वह फिर से कभी इस तरीके का एक्ट करने की हिम्मत ना करे। वहाँ बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वे लोग रो रहे होते हैं। वहाँ चारों ओर धुंध-धुंध भी फैल चुका होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक भाले को, मतलब एक डंडे को, और वहाँ पर जो यहाँ पर यह जो ताकतवर डाकू होता है वह यहाँ पर मुखिया के बाल को पकड़ते हुए कहा होता है कि तू कमीने, आज तुझे खत्म करूँगा। तभी हम देखते हैं अचानक इसके गर्दन पर एक जोरदार अटैक आता है और ये अपनी तलवार को नहीं चला पाता है और वहाँ पर उसका फिर ध्यान दूसरी ओर जाता है जहाँ से यह भाले का अटैक हुआ आया हुआ होता है लंबे डंडे का। हम देखते हैं हमारे यहाँ कैप्टन की एंट्री हो चुकी होती है और यहाँ पर उसे देखकर एक कैप्टन जो मुखिया होता है वो धन्यवाद कर रहा होता है। और ये जो लंबे जुल्फे वाला वो ब्लेड वॉरियर होता है वह कह रहा होता है, क्या तुम वही नहीं थे जो थोड़ी देर पहले उस जगहों पर भेड़ियों के द्वारा घसीटे जा रहे थे? तुमने यहाँ से भागने की बजाय यहाँ पर आकर इनकी मदद करने का फैसला लिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ लड़ भी सकते हो? कैप्टन कौन तो यहाँ पर खांसी रहा होता है, तभी इस तक आवाज़ भी आ रही होती है, क्या तुम सचमुच में उस लंबे डंडे के भरोसे हम पर यहाँ पर लड़ना चाहते हो? ये तो कितना ज़्यादा डरावना है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वे इसी की ओर देख रहे होते हैं और कोई कह रहा होता है, मेरे पैर कहाँ पे हैं? देखो तो ये हमें मारने के लिए आया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन कहता है कि अंत में सब कुछ शांत होने लगा है। मैं अपने हाथ में अपने भाले को महसूस करके अब शांति महसूस कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा अपमान मुझे यहाँ पर सहना पड़ेगा। जिस चीज़ को तुम लोग यहाँ पर देख चुके हो अब तुम्हें उसे भूलना होगा और उसे भूलने का केवल एक ही तरीका है। और वह उन्हें एक तिरछी नज़र से लुक देते हुए कहता है कि तुम सभी को मिटा देना चाहिए इसके लिए, तभी जाकर तुम्हारी ये यादें मिटेंगी जो मुझे अपमानित करती हैं। तो हम देखते हैं सुनकर वे डाकू हमला करने के लिए बढ़ जाते कहते हैं कि इसकी इस लंबी छड़ी से धोखा मत खाओ, इसे यहाँ पर इसे छीन लो और ख़त्म कर दो, किल हिम। तभी कैप्टन यहाँ पर अपना स्टैंस लेता है और अपने लंबे डंडे अपने भाले को घुमाते हुए करा होता है, यहाँ पर स्पेयर टेक्निक मूल रूप से व्यक्ति की टेक्निक पर बेस्ड है। एक एक्सपर्ट अपने हाथों में अपने हथियार को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना सकता है अगर वह उसके रेंज के एरिया में आती हो, मतलब कि किसी के लिए स्वॉर्ड उसकी रेंज होती है तो किसी के लिए स्पेयर, और वह अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है ग्रीन लाइन स्पेयर टेक्निक। और इसके साथ दिखाया जाता है एक बड़ा सा झुंड जो इनकी ओर बढ़ रहा होता है, वह तेजी के साथ इसके मतलब कि इस लंबे डंडे के साथ मार कर वापस पीछे की ओर गिर रहा होता है और वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है, ग्रीन लाइन रेनबो डस्ट। और हम देखते हैं धूल की तरह यहाँ पर उड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं और लगातार वहाँ पर स्पेयर की एनर्जी के साथ स्ट्राइक पड़े जा रहे होते हैं इन सभी डाकुओं पर। आवाज़ आ रही होती है, पेनिकल ऑफ द यंग हंटर। और हम देखते हैं उस ब्लू लाइन के स्ट्राइक के साथ ये सभी लोग मार खाए जा रहे होते हैं और जो हमारा कैप्टन है वह लगातार चारों दिशाओं से अकेले इन सभी को संभाल रहा होता है। और वहाँ हेवनली स्काई स्ट्राइक इसी तरह की आवाज़ें गूंज रही होती है, हार्मिट्स
पावेलियन, पाम्स, और हम देखते हैं इन सभी हमलों के साथ वो जाकू जो होते हैं वो सभी लोग हवा में होते हैं और धराशायी हो रहे होते हैं, और जो कैप्टन होता है वो लास्ट में अपने हमले को करने के साथ रुकता है, और वहाँ गाँव वाले सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे होते हैं कि जितने डाकू हैं वे लोग इसके वार के साथ एक-एक हिट के साथ आसमान में उड़ रहे हैं और दर्द के मारे चीखे चिल्ला रहे हैं। तभी यहाँ पर जो माजांग होता है उसके जो साथी जो होते हैं वो पीछे-पीछे से आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेयर लाकर कैप्टन को दे दिया होता है, बट कैप्टन तेज़ी से यहाँ गाँव वालों को बचाने के लिए पहुँच चुका होता है, और हम देखते हुए लोग आकर कह रहे होते हैं, "ये क्या ब्रदर, आपने यहाँ पर तो तबाही मचा दी है, यहाँ पर तैयार हो जाओ लड़ने के लिए।" और हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा कैप्टन है वो अपने हाथ में अपने स्पेयर को पकड़ते हुए कहता है कि यदि आप मेरी सीमा में, मतलब कि मेरे रेडेना में, मेरे एरिया में, मेरे डोमेन में आते हो, तो उसके बाद यहाँ पर से किसी के भी बचकर निकलने का कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन उस एरिया की ओर जा जाता है, काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर जो वुल्फ वाले एक और है जहाँ पर वे अपने वुल्फ को छुड़वा रहे हैं, और वे कह रहे होते हैं कि वे कमीने यहाँ से गायब हो चुके हैं, वे भाग चुके हैं, तो जल्दी करो और उनका पीछा करो। और ये 2 जो कैप्टन होते हैं यहाँ पर वुल्फ को कंट्रोल करने वाले, या जिसके आँख में निशान वगैरह होता है, कुछ देर तक लड़ने के बाद वे यहाँ पर से बचकर भागकर निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा कह रहा होता है वे अवश्य यहाँ पर हमले की योजना बना रहे होंगे हम पर अचानक करने के लिए, इसलिए सतर्क भी रहना, यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाह तरीके से हम लोग एक्ट नहीं कर सकते। तभी एक बंदा आते हुए कहता है कि चीफ, वे यहाँ पर जो भेड़िए थे अब किसी काम के नहीं है, वे बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहे हैं, उस धुंध की वजह से वह यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें कैसे लेकर आएँ? तो हम देखते हो वह जो होता है यहाँ पर लंबे बालों वाला यहाँ पर अपने मुँह में सीटी रखते हुए कहा होता है कि हालाँकि हमारे पास अभी भी कुछ पर्याप्त भेड़िए हैं, तुम बॉस का पीछा करने के लिए जाओ और उन लोगों को सँभालो। वह जो लेडी बॉस थी वह वहाँ से बचकर नहीं निकलनी चाहिए, वरना हमें बाद में पनिशमेंट मिलेगा। और फिर हमारा सीन इस राज्य का होता है जहाँ पर हमारा कैप्टन उन डाकुओं की ओर बढ़ रहा होता है, जो यहाँ पर पहले तो एंट्रेंस वाली जो एरिया थी जहाँ फैमिली वाली, इनको साफ कर दिया है, तो वह धीरे-धीरे करके फिर वापस से कोर एरिया बीच की ओर जा रहा है। और हम देखते हैं इसके इस ऑरा को और इसके इस विंड स्ट्राइक जो भी इसके स्पेयर प्रेशर है, उसको फ़ील करने के साथ वे डाकू पीछे की ओर हट रहे होते हैं, और वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि नो वे। उसने यहाँ एंट्रेंस में मौजूद जितने भी साथी थे उन सभी को ख़त्म कर दिया, साथ में वो भेड़िए वे सभी बेकार हो चुके हैं, वे मारे जा चुके हैं, और ये लोग हैरानी इसके साथ डर रहे होते हैं कि इसने यहाँ पर कितने लोगों को मार दिया है। और वहाँ आवाज़ आ रही होती है, यह बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार गाँव वाले लोगों ने के हमारे आंतरिक एनर्जी, मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले साथियों को किस तरीके से हरा दिया। तब यहाँ लंबे बाल वाला फिर से कहता है कि केवल तुम अपनी छोटी सी टीम को लो क्यूगा, और जल्दी से बॉस को ढूंढने के लिए निकल जाओ, और लेडी वॉरियर हमसे बचनी नहीं चाहिए। तो जो क्यूगा होता है कहता है क्या केवल मैं अपने छोटे से स्क्वाड को लेकर जाऊँ? तो वे दोनों ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे सामने जो ये दुश्मन आ रहा है, ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि ये कोई गाँव वाला नॉर्मल सा बंदा है, क्योंकि हमारे एंट्रेंस पर मौजूद जितने भी साथी थे, वह उन सभी को ढह कर यहाँ पर पहुँचा है। और हम देखते हुए अपने भाले को घुमाते हुए मस्त इनकी ओर बढ़ रहा होता है। वहाँ आवाज़ें आ रही होती है कि वेल, हमें इसे यहाँ पर ही रोक कर रखना होगा, ख़त्म करना होगा। यह कोई एक्सपर्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमें इसे संभालने के लिए दोनों की आवश्यकता होगी। हम दोनों मिलकर ही इसका विरोध कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर मारे जाएँगे। समझ में आया ना हमान? तो तैयार हो जाओ। तो वह कहता है कि हाँ, ठीक है, मैं जी समझ चुका हूँ। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वे तेज़ी से हमला करने के लिए सीधे हमारे कैप्टन की ओर बढ़ते हैं। कैप्टन भी हमारा अपने स्पेयर को लेकर इन दोनों को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है, और हम देखते हैं जब यहाँ पर कैप्टन पहुँच चुका है, इन लोगों को संभाल रहा होता है, इस समय बाकी लोगों को समय मिल चुका होता है योंग को कि थोड़ी-सी भीड़ कम हो जाए। तब यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि जल्दी करो, हमें यहाँ पर मुखिया की आदेशों का पालन करते हुए उस ओर निकलना है। यहाँ पर इसी तरह की आवाज़ें आ रहे होते हैं, और यहाँ माजांग और योंग को देखते हैं। योंग कह रहा होता है कि लोगों की संख्या अचानक से कम हो गई है, वे लोग दूसरी ओर बढ़ रहे हैं। तो वह कहता है कि हाँ, मैं समझ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन आ चुके हैं, और कैप्टन ही उन सभी को यहाँ पर धूल चटा रहे हुए लगातार उन बंदों को मारे जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये बातें सुनकर योंग कहता है कि क्या वह ठीक रहेगा? वह वहाँ पर उन दोनों जो वॉरियर है कैप्टन से भेड़ियों को संभालने वाले, उन्हें काफ़ी ताकतवर लगते हैं। तो यहाँ पर माजांग की आवाज़ आती है कि चिंता मत करो, क्योंकि तुम यहाँ पर अभी तक कैप्टन से अच्छे तरीके से लड़े नहीं हो, उनसे कभी उस तरीके से भिड़े नहीं हो, इसलिए तुम्हें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं उनके साथ लड़ चुका हूँ, और उसने कई बार मुझे यहाँ पर मुँह के मतलब बल गिराया है, कई बार पटका है। इसलिए उनके भाले के रहते हुए उनसे कोई भी जीत नहीं सकता है। वे आसानी से 100 लोगों का मुकाबला अकेले कर सकते हैं, वे इतने पावर को रखते हैं। तो हम देखते हुए लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हुए और हमला करते हुए कहते हैं कि ऐसा है तो फिर यह राहत की बात है, हमें अब तेज़ी से बढ़ना चाहिए मयंक की तरफ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये छोटा-सा टीम जो आगे की ओर जा रहा होता है मयंक को पकड़ने के लिए, वे लोग कहते हैं वे लोग पीछे आ रहे हैं हमारे, और हम देखते हैं वहाँ पे धमाका होता है, और फिर हमें उसी तंबू को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मयंक वॉल थी, और वहाँ पर अभी भी धुआं-धुआं होता है। तो वहाँ पर रूम के अंदर ये दोनों एंट्री लेते हैं, और एंट्री के साथ यहाँ पर योंग कहता है कुछ तो गलत है, और माजांग कहता है आपका क्या मतलब है? तो वहाँ पर आवाज़ आती है कि आखिरकार यहाँ पर सिग्नल देने के अनुसार जो हमें मिला था उसके अनुसार तो यह था कि वहाँ पर उसने चीफ को मार डाला था, उस पर हमला कर दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई लाश नहीं है। इसका मतलब है कि चोसेंग खतरे में है, और फिर हमें उस जंगल के मतलब उस एरिया के पहाड़ी वाले एरिया के सीन के दिखाया जाता है
जहाँ पर चौसेंग और मांझी एक और से मतलब चढ़ाई करते हुए भाग रहे होते हैं और मांझी कह रहा होता है, लेडी मयूंगल जल्दी करिए, हम लोग एक बार जब इस पहाड़ी पर चढ़े जाएंगे और ऊपर से फिर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि क्या कोई दुश्मन हमारा पीछा कर रहा है या नहीं। हम लोग इस बार जंगल में प्रवेश करने के बाद यहाँ से अपनी अड्डे की ओर निकल जाएंगे। तो हम देखते हुए पीछे की ओर पलटकर देखते हुए कहती है कि चीज़ें जो है उम्मीद के अनुसार नहीं चल रही हैं या और भी ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। अभी तक हमारे पास जो कैप्टन क्वान है वह भी शामिल हो जाने चाहिए थे, वो यहाँ तक पहुँच जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और गाँव वाले भी अभी तक पूरी तरह से अपनी जगह पर नहीं लौटे। हमने योजना बनाई थी एक बार गाँव जब हम लौट जाएंगे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर उन डाकुओं का एक-एक करके मुकाबला करेंगे, मतलब एक एरिया टाइप में घेर कर उन पर हमला करेंगे। तो वो लोग आते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए संभाल लेंगे, जब तक जो मांझी तुम हो, तुम जाकर हमारे वहाँ से हमारे एरिया से मदद हमारे लिए नहीं बुलवा लेते हो, क्योंकि हमारी लेडी वॉरियर तो अभी तक पवेलियन में ही है, वहीं का गार्डिंग कर रही है। बट यहाँ मायोंग के साथ ये बंदे आए हुए हैं और ये यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे स्थिति को। और वो कहती है लेकिन यह योजना के अनुसार नहीं चल रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मांझी कहता है तो फिर आप यहाँ पर क्या करना चाहती हैं? तो वह थोड़ी देर के लिए सोचती है, खामोश रहती है और फिर वह कहती है कि अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम लोग अभी योजना के अनुसार ही जहाँ पर हमने मिलने का तय किया था वहीं पर जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं इन डाकुओं के सरदार को जो तेज़ी से इस जंगल के ऊपर से इनकी ओर एंट्री लेता है, जहाँ ये लोग बढ़ रहे होते हैं। तभी वो आते के साथ तेज़ी के साथ मांझी पर एक जोरदार फिस्ट अटैक कर देता है और मांझी को दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं गुस्से में यहाँ पर मयूंगोल की ओर देखता है, मयूंगोल देखकर घबरा जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मांझी। और हम देखते हैं वह तेजी के साथ डाकू सीधे इसके गर्दन को पकड़ता है और गर्दन को पकड़ने के साथ इसे वहीं पर पेड़ पर टांग देता है। और वह जो मयूंग बोलती है वह खांस रही होती है और खाली उफ उफ कर रही होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मांझी था वह होश में नहीं आ रहा होता है और उस तक आवाज़ आ रही होती है कि यू बिच, तुम साबित कमीनी, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अपने सौंदर्य का जाल फैलाने की और मुझे इस तरह के ट्रैप में फंसा कर मार डालने की। हमारा हथियार, तुम्हारा जो वेपन था वह थोड़ा लंबा नहीं था, वरना वह मेरी उन वेंस तक पहुँच जाता जो काटने के बाद मैं वहाँ पर सांस नहीं ले पाता और मारा जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी गर्दन मोटी है और तुम्हारी हेयरपिन छोटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे नसें नहीं कटे। यह सोचना कि एक महिला के हेयरपिन से मारे जाना, हेयरपिन से मारे जाना, यह सचमुच में अपमानजनक है। तुम्हारी जैसी कुतिया की आखिरकार हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ये करने की। और वह गर्दन को इसके दबाया जा रहा होता है मानो जैसे अभी तोड़ देगा और वह कर रहा होता है, तो तुमने यहाँ पर पूरी तरह से बुरी इरादे के साथ यहाँ पर आई थी, अपनी चाल को पहले से ही सोचकर यह सब कुछ करने के लिए। अब तुम्हारा यहाँ पर एक शांतिपूर्ण धन्यवाद किया जाएगा, मतलब कि बहुत आराम से मारा जाएगा। और कहता है कि ठीक है, किले में स्थिति क्या है ये बताओ। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जिसके पीछे डाकू भी पहुंच चुके थे इसके मदद करने के लिए और वह चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं चीप चीप। और हम देखते हैं यहाँ पर वो फिर नीचे की ओर देखते हुए डाकू कहता है कि गांव वाले चारों ओर धुंध फैला रहे हैं और किले में आग लगा रहे हैं। धुआं बहुत ज़्यादा जहरीला है और भेड़िए लड़ने में बिल्कुल भी असमर्थ है, वे लड़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो चारों ओर तबाही मच रही है इसकी वजह से यहाँ पर जो किले में मौजूद सेना है वह अंदर की ओर जा रहे हैं और वहीं पर फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह कहता है कि डैम, उनकी हिम्मत कैसे हुई, उन कमीनों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उन सभी को आज यहाँ पर चीर फाड़ कर उस जानवर के आगे छोड़ दिया जाएगा। वह उन जानवरों को जाओ और जाकर छोड़ दो उस बीस्ट को, उसके उनका खाना बनने के लिए दो। हम देखते हैं सुनकर उनका जो डाकू होता है कहता है कि चीफ आप क्या कर रहे हैं, आप उसे रिलीज करने की बात कर रहे हैं उस बीस्ट को, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि हमारे लिए भी, हम भी उसे संभाल नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं यह सुनने के साथ ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया, यहाँ पर बात करना बंद करो और जाकर उसके पिंजरे को ओपन करो। वहाँ पर यह इन सभी को चीर फाड़ कर खा भी जाता है तो भी यह इनके लिए पर्याप्त नहीं है, उस पिंजरे के दरवाजे को खोल दो, यहाँ पर उनसे भी बदतर हुए मौत मरने के लायक है। तो वे डाकू तेजी के साथ नीचे की ओर उतरने लगते हैं, यस यस चीफ कहकर वहाँ से भागने लगते हैं। और ये यहाँ पर मयंक वोल को गर्दन से पकड़े हुए और कहता है कि मैं बाकियों को तो फाड़ डालूंगा और उन भेड़ियों को खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें स्पेशली तौर पर जिंदा रखूंगा और तुम्हें इस तरीके का दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम यहाँ पर उम्मीद करोगी कि तुम आखिरकार पहले ही मारी क्यों नहीं गई। और वो उसके ठुड्डी को पकड़कर अपने सामने लाते हुए कहता है कि यू कमीनी, तुम्हें आज यहाँ पर लंबे समय तक यातना दी जाएगी, लंबे समय तक तुम्हें तड़पाया जाएगा कि तुम मरने के लिए भी भीख मांगोगी। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर इसे मतलब कि और भी ज़्यादा कुछ कर पाता, तभी अचानक इस पर अचानक हमला हो जाता है, ये इस चीज़ को सेंस कर पाता है। हम देखते हैं यहाँ पर योंग और माजांग दोनों पहुंच चुके होते हैं और जो योंग होता है वह यहाँ पर एक जोरदार किक मारने के साथ इसे दूर करता है और माजांग भी इस पर सीधे हमला कर इसे दूर की ओर खदेड़े जा रहा होता है और माजांग इसे नीचे की ओर गिराने लगता है और योंग जो होता है वह लेडी मयोंग को लेकर सीधे एक ओर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि यह जो सरदार है वह तेजी से अपने कोहनी से यहाँ पर माजांग के कंधे पर हमला करता है, बट माजांग उसे आसानी से संभाल रहा होता है। और यहाँ योंग दूसरी ओर कहने लगता है, मयोंग बोल क्या तुम ठीक हो, चौसेन क्या तुम ठीक हो, और वह खांसे जा रही होती है। और यहाँ पर जो सरदार होता है वह कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कमीने, इतनी हिम्मत। और जो माजांग होता है वह कहता है, लेडी मयूंग वो को लो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ, मैं इसे यहाँ पर आसानी से रोक कर सकता हूँ, यह अब आधा से ज़्यादा घायल है, इसलिए इसे संभालना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। तो योंग कहता है कि अब तुम ठीक रहोगे अकेले, तो कहता है हाँ मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम उसे लो और यहाँ से निकलो। बट हम देखते हैं मयूंग गोल खांस रही होती है और खांसते हुए कहती कि रुको रुको, यहाँ पर उसने यहाँ पर किसी को पिंजरे से आज़ाद करने की बात की है, किसी अजीब से बीस्ट के बारे में कहा है, जल्दी से जाओ और उन्हें उस चीज़ को करने
से पहले रोक दो, वरना बहुत ज़्यादा ही तबाही मचेगी और ज़्यादातर गाँव वाले लोग मारे जाएँगे। ऐसा लगता है इसके पास हुक्म के तौर पर कोई और भी जानवर है, हुक्म का इक्का कोई और बीस्ट जिसे हम नहीं सँभाल सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारी आधे से ज़्यादा ताकत खत्म हो जाएगी। और वो फिर मांझी की ओर देखता है और कहता है कि योंकी ठीक है, मैं उन्हें रोकने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम मांझी को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं अपन अजांग को, जो उस सरदार को अपनी ओर धकेलते हुए उन पहाड़ियों की चोटियों से नीचे की ओर गिराते हुए जा रहा होता है। फिर हमारा सीन उसी डाकुओं के पर आ जाता है, जो तेज़ी के साथ यहाँ पर अपने वापस किले में आ चुके होते हैं उस बीस्ट को छोड़ने के लिए। और यहाँ गाँव वाले जो होते हैं वो डर के छुपे हुए होते हैं। और वहाँ वो डाकुओं में से एक डाकू कह रहा होता है, क्या यह सही होगा डैम? क्या सचमुच में ऐसा करना ज़रूरी है? दूसरा कह रहा होता है, यहाँ पर जो बीस्टों को संभालने वाले हेड है और वाइस हेड है वह दोनों भी नहीं है। आखिरकार हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वही उस बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसे हम छुड़ाते हैं तो तभी हम देखते हैं योंग यहाँ पर पहुँच चुका होता है, कहता है तुम लोग कमीनों रुक जाओ। और हम देखते हैं वो लोग तेज़ी के साथ उस ओर जाने लगते हैं, उस पिंजरे की ओर। और यहाँ पर एक जो होता है अपने वुल्फ के साथ यहाँ खड़ा हो चुका होता है योंग को रोकने के लिए। और योंग कह रहा होता है कि रुक जा। और तभी हम देखते हैं अंदर से ये लोग अंदर जा चुके हैं, तो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था कि वह इतनी जल्दी यहाँ पर आ चुका है हमें फॉलो करते हुए। जल्दी करो और उसे खोल दो, और चाबियाँ यहाँ पर हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर आवाज़ आती है कि रुको रुको, मेरे करीब मत आओ, थोड़ा सा पीछे जाओ, यहाँ पर मुझे बाइट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। डैम डैम, वो मेरे करीब आ चुका है, इधर मत आओ, बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं वहाँ पर रोर करने की आवाज़ें गूंज रही होती है। और इसी आवाज़ के साथ वहाँ पर उन दोनों बंदूक की खात्मा हो चुकी होती है जो उस बीस्ट को छोड़ने के लिए गए होते हैं। और वहाँ चप चप की आवाज़ आ रही होती है, मतलब किसी को खाने की। उसके बाद हम देखते हैं उस धुंध के अंदर, मतलब उस अंधेरे के अंदर, पिंजरे के अंदर दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं और गर की आवाज़। और इस आवाज़ को फील करने के साथ योंग भी यहाँ समझ चुका होता है और वह तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है। वह कहता है अच्छा हुआ कि चोसेंग को मैं यहाँ पर अपने पीछे नहीं आने को कहा, अच्छा हुआ उसे दूसरी ओर भेज दिया। यदि यहाँ पर कोई ऐसा दुश्मन है उसके रहते हुए मैं यहाँ पर किसी और का प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। यह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस अंदर पिंजरे से एक टाइगर निकलता है, जो अपने मुंह को मतलब लाल से रंगा हुआ, खून से रंगा हुआ दहाड़ते हुए इसी की ओर देख रहा होता है। और एक जोरदार रोर देकर सीधे इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ चुका होता है। योंग यहाँ पर अपने फाइटिंग पोजीशन में उसके सामने बिल्कुल बिना डरे खड़ा होता है। तभी जो इसके आगे वहाँ पर जो वुल्फ थे वे लोग पलटकर इस टाइगर पर ही दहाड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भी डर महसूस हो रहा था। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अपना दबदबा दिखाने के लिए इसी पर रोर कर रहे होते हैं। और यह जो वॉरियर होता है तलवार पकड़े हुए डाकू, वो कहने लगता है, क्या तुम डर रहे हो? तुम जरूर डर रहे होगे। अब तुम समझ रहे हो कि हम माउंटेन लॉर्ड्स, माउंटेन किंग्स हमें क्यों कहा जाता है। अब तुम इतनी आसानी से हमें बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और वह एक सिटी को पकड़ता है इन्हें कंट्रोल करने वाले, और वह आदेश देने के लिए कहते हुए कहता है कि ये आज्ञाकार भेड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं है। यह यहाँ पर प्रारंभ से ही अपनी शक्तियों को दिखाता है, इसलिए हमने इस शक्तिशाली पहाड़ी भाग को यहाँ पर ट्रेन किया और बांध कर रखा, क्योंकि यह कभी कभी हमेशा की तरह एकदम बेकाबू हो जाता है और इसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। लेकिन अब इसकी वजह से तुम सभी मारे जाओगे। और वह जैसे ही सीटी बजाता है तो पहले इसकी बच जाती है और इसकी खोपड़ी यहाँ से उड़ चुकी होती है। और उस टाइगर ने यहाँ पर उन वुल्फ्स को भी अपने दांतों में, अपने पंजों में मतलब दबा दिया होता है, उन्हें चबा दिया होता है। और योंग यहाँ पर समझ चुका होता है कि यह बेकाबू बीस्ट है, और वह कहता है कि इसमें जरा सा भी दया नहीं है यहाँ पर, अब इसने उन्हें भी खत्म कर दिया है, तो अब मेरी बारी है। और वह यहाँ फाइटिंग पोजीशन में कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उस बूढ़े आदमी को इन जैसे बिष्टों का शिकार करते हुए हमेशा देखा है। बस मुझे उन्हीं चीज़ों को याद करना है और इसे संभालना है। और तभी हम देखते हैं कि इस बीस्ट का दोनों पंजों का हमला सीधे योंग की ओर बढ़ता है और वह उसे पकड़कर अपने मुंह के साथ खाने की कोशिश कर रहा होता है। बट जो यहाँ पर योंग होता है वह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसके दांत के जबड़े को एक दूसरे से दूर रख रहा होता है और इसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि यह उसे चबा ना सके। और बट हम देखते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टाइगर है, इसकी बीस्ट फोर्स भी ज़्यादा है, इसकी वजन भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से योंग को परेशानी आ रही होती है। और वह कहता है कि यह काफ़ी ज़्यादा मुझे भारी लग रहा है। और वह यहाँ पर एक जोरदार की अटैक सीधे इसके छाती पर दे मारता है, क्योंकि उस जगह की एरिया ओपन होती है। और ये जिस एनर्जी के साथ मारा होता है, इसकी वजह से यह टाइगर एक जोरदार छलांग खाता है। छलांग खाने के साथ वह पीछे की ओर हट जाता है। और हम देखते हैं योंग यहाँ पर खुद को संभालता है, कहता है कि यद्यपि यह भारी है लेकिन अविश्वसनीय रूप से काफ़ी ज़्यादा तेज है। यह भेड़ियों की तरह हमला नहीं करता है, बल्कि उससे भी खतरनाक है। मुझे यहाँ पर इससे लड़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और हम इस टाइगर को देखते हैं जो इसी को देखते हुए बस रोर कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि लार टपकाते हुए इसे देख रहा होता है कि यह मेरा खाना है, इसे खा के ख़त्म करूँगा। योंग अपने मन में कह रहा होता है, यह सिर्फ यहाँ पर मुझसे साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसके बाद हम उन गाँव वालों को देखते हैं जो तेज़ी के साथ वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं जहाँ वो बीस्ट बंध गए थे, और साथ में इनके परिवार के कुछ मेंबर भी थे। तो हम देखते हैं मुखिया चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मून डैन, वो अपने दोनों बेटों को बुला रहा होता है। उसके बगल वाला बंदा कह रहा होता है, हनी वेयर आर यू, मुझे आंसर दो, जवाब दो, तुम किधर हो। और ये लोग इसी तरह चिल्ला रहे होते हैं। तभी इनके हम देखते हैं वाइफ और इन बच्चों को जो यहाँ से आवाज़ देते हुए कहते हैं पापा। दूसरी कह रही होती है हनी। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वे लोग इसकी आवाज़ों को सुनकर इस तक पहुँच चुके होते हैं। वो कह रहा होता है, शुक्र है तुम जीवित हो, तुम ठीक हो मेरे बच्चे। अभी अचानक से इन तक उस टाइगर के रोर का आवाज़ पहुँचता है। हम देखते हैं वो टाइगर जो होता है वो अचानक इनको आते हुए देखने को और झपटा मार दिया होता है। तभी हम देखते हैं एक जोरदार फिश आकर योंग सीधे इसके गर्दन के पास मारता है, इसे एक चोक लगा देता है ताकि इसके पंजे जो है
इन तक पहुँच ना सके। और ऐसा करते हुए देख गाँव वाले बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं और कहते हैं ये क्या है। और हम देखते हुए लोग अपने बच्चे को संभाल कर पीछे की ओर हट चुके होते हैं। योंग यहाँ सामने की ओर से इस टाइगर को सीधे धकेलते हुए पीछे की ओर हटा रहा होता है, अपने काबू में ला रहा होता है और कह रहा होता है मैं इसे लंबे समय तक बिल्कुल भी रोक कर नहीं रख सकता हूँ, तुम लोग जल्दी करो यहाँ से निकलो। और वो जो टाइगर होता है अपने पंजे को चलाते हुए उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी यहाँ जो मुखिया होता है वह कहता है सभी लोग इस ओर से आओ निकलो। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यंग वॉरियर अपनी सांसों को रोक लीजिए, मैं यहाँ पर एक जहरीली गैस फैलाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने बॉम्ब्स को पेपर बॉम्ब्स को फेंक देता है जिससे धमाके होते हैं। और योंग उस टाइगर को संभालते हुए कहता है कि क्या ये इस पर काम भी करेगा। और हम देखते हैं वो धीरे-धीरे करके वो जो टाइगर होता है वह मतलब खाँसने लगता है और अपने कंट्रोल्स को खोने लगता है, क्योंकि वह जो सुगंध थी इसके आँख में से सभी जगह पर जा रही होती है। बट योंग जो होता है वो अपनी साँसों को रोक चुका होता है और कहता है कि ये काम कर रहा है, ये अटैक इस पर धीरे-धीरे असर कर रहा है। बट हम तभी देखते हैं जो टाइगर होता है जो एकदम अचानक से अपनी पर्पल ऑरा को निकालता है, रिलीज़ करता है एनर्जी प्रेशर को, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं योंग तुरंत ही पीछे की ओर घसीटा चला जाता है। और ऐसे होते हुए देख योंग बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, कहता है ये क्या? क्या यहाँ पर ये इस धुंध को, इस धुएँ को अपनी एनर्जी के बलबूते दूर कर रहा है? ये एनर्जी रिलीज़ कर सकता है। कोई जानवर ऐसा भी कर सकता है जो इंसान यहाँ पर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हैं उस तरह से? और तब तक हम देखते हैं वो टाइगर तेज़ी के साथ अपने पंजे को योंग पर दे चुका होता है धक से, जिसकी वजह से हम योंग को देख पाते हैं वो हवा में गोते खा रहा होता है और हवा के ऊपर से जाकर मतलब छत से सीधे टकराता है ज़ोर से और उस छत में ही घुस चुका होता है। और ऐसा मतलब कि दर्द फ़ील करने के बाद वो आँखों को खोलता है, सामने की ओर देखता है और कहता है कि नाइस अटैक। फिर हम देखते हैं उस टाइगर को जो इतना लॉन्ग जंप लगाता है कि वह उस छत को तोड़ते हुए सीधे योंग को लेकर बाहर की ओर निकल चुका होता है। वह उसे खाने को एकदम बेसब्र होता है। बट हम योंग को देखते हैं जो उसके चेहरे को और उसके हैंड क्लो को रोकते हुए दूर की ओर धकेल रहा होता है और दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई चल रही होती है। और ये सारे सीन बाहर से वो गाँव वाले जो निकल चुके होते हैं उस झोपड़पट्टी से, वो देख रहे होते हैं कि वे लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं। तभी हम पहाड़ों की ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर मयूंग गोल होती है, वह लेकर जा रही होती है मांझी को अपने कंधे के ऊपर और कह रही होती है कि मांझी वेक अप, उठ जाओ तुम। तभी दूसरी ओर हम उस सरदार के हैंड्स को देखते हैं जिसके हाथों में कई सारे चैने लपेटे हुए हैं और जो यहाँ मजांग है उसके ऊपर लगातार अपने एज से हमले कर रहा है, तो वह उन्हीं चैनों के बदौलत उसके हमलों को रोक रहा है और उसी के साथ वह टैकल अटैक भी कर रहा होता है, पंचेज भी चला रहा होता है ताकि वह मजांग को गिरा सके। और हम देखते हैं उसका एक पंच सीधे मजांग पर हिट होता है जिसकी वजह से वो उफ़ करके चिल्लाता है। और हम देखते हैं वो जो सरदार है बिना रुके लगातार कई सारे पंचेज़ उसके कई सारे अलग-अलग पॉइंट्स पर मारता है। उसे ऐसे मारते हुए देख मजांग अपने दाँत पीसते हुए कहता है कि साले हरामी कमीने, मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं। और हम देखते हैं वो अपने एक्स को फिर से पकड़ कर टैग के तौर पर अपने एक्स एक अटैक का नाम लेते हुए कहता है कि हंटर एक्स। और हम देखते हैं वो इसी के साथ उसे काटने को तैयार होता है, तो दूसरी ओर से जो सरदार है वह अपने हाथों में बंधे चैनों को खोलता है और उसे लंबा कर उसके उस एक्स अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं कि महाजांग ने जोरदार अपने एक्स को चलाया होता है, सरदार उसे अपने उन चैनों के बदौलत आराम से रोक पा रहा होता है। वह तेजी के साथ घूमते हुए उसके एक्स के साथ महाजांग के गर्दन को भी लपेट देता है और हम देख पा रहे होते हैं कि महाजांग उसके चैनों को दूर करने की कोशिश करता है। बट यह जो सरदार है काफ़ी लंबा चौड़ा ताकतवर है, जिसकी वजह से वह इसे यहाँ पर अपने पैरों से मारते हुए घुटनों के बल लाकर नीचे झुकाकर इसके गर्दन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि अभी भी तुम नौसिखिए हो बच्चे। तो हम देखते हैं महाजांग कहता है कि कमीने, और हम देखते हैं वह अपने मतलब एक्स की मदद से उसके सीकड़ों को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। बट सरदार कहता है कि तुम यहाँ पर केवल दिखने में हट्टे-कट्टे हो और तुम्हारे जो यहाँ पर पंचेज़ हैं, वह बिना किसी नियम के चलते हैं, मतलब बिना किसी फ़ॉर्मेशन में, जिसकी वजह से यह मुझ पर तो असरदार नहीं है। हालाँकि मैं थोड़ा-सा बुरा हो चुका हूँ, लेकिन मैं एक सैन्य टुकड़ी का कमांडर रह चुका हूँ, एक सेना का कमांडर। इसीलिए तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे अपने टेक्निक से हरा नहीं सकते हो, मेरी टेक्निक्स के रहते हुए। मैंने तुम्हारे जैसे दर्जनों चूज़ों को मसला है, इसलिए तुम्हारे जैसे व्यक्ति को मारना मेरे जैसे कमांडर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे व्यक्ति से मारा जाता हूँ, तो मेरे 20 साल कमांडर रहने की जो प्रतिष्ठा है, सिर्फ़ उसका मज़ाक ही उड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जो सरदार वहाँ पर उन शेरों को टाइट से कर रहा होता है, उसे अचानक ढील देता है, जिसकी वजह से हमाजान का जो एक्स है वो नीचे की ओर गिर जाता है और उसके एक्स से गिरने की वजह से इसके गर्दन पर फिर वापस से वह तीनता है और इसके जो चेन्स है इसके गर्दन को पूरी तरह से जकड़ चुके थे। हमाजान को इसके सपोर्ट में इसका एक्स भी नहीं होता है, यह केवल अपने हाथों से इसे सीकड़ों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है डैम डैम, और इस तक किसी तरीके से पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि इसे गिरा सके नीचे। और वहाँ पे सरदार की कह रहा होता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर किसी तुम्हारे जैसे नौसिखिए से हार जाऊँ। और हम ये देखते हैं हमाजान के मुँह से लार निकल रही होती है और इसकी आँखें धीरे-धीरे सफ़ेद पड़ रही होती है, या अपने होश को खो रहा होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ जो सरदार है वो पूरी जान लगा कर कह रहा होता है, बस ऐसे ही मर जा बच्चे, इसी तरीके से तड़प-तड़प कर। और महाजांग यहाँ धीरे-धीरे करके अपने होशों को खो रहा होता है, बट उसकी जो हैंड है वह धीरे से उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर जोसेंग ने हमला किया था और वह उस जगह को पाने के साथ, एक जब पाने के साथ वहाँ पर उसके छेद पर अपनी उँगली को घिसाता है, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और इसी वजह से यहाँ पर इसकी चैनें ढील हो चुकी होती है, जिसे महाजांग तुरंत ही खींचते हुए इस सरदार को एक पटकनिया मारता है पलटकर और इसे गिराने के साथ इसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारने वाला होता है। बट हम देखते हैं सरदार खुद को संभालते हुए तुरंत ही उठ जाता है और हम देखते हैं कि उठ कर हाँफ रहा होता है। तभी इस तक महाजांग की आवाज़ आती है कि हालांकि तुमने यहाँ 20 साल तक कमांडर पोस्ट में रखकर कई सारे लोगों को मारा होगा, लेकिन अब मौत अब तुम्हारी है, अब बारी तुम्हारी आ चुकी है। और हम देखते हैं महाजांग ने जो यहाँ पर इंटेंस लिया होता है फाइटिंग का, लग रहा होता है पूरी तरह से सीरियस है कि आज इसे यहाँ पर खत्म कर ही रहेगा। और इसी के साथ महाजांग कुछ यादों को भी याद करता है कि फाइट के द्वारा उसने अपने कितने सारे साथियों को खोया है और अब यहाँ पर इसी जैसे कमीने को यहाँ पर मारने का मौका मिला है, क्योंकि यही जैसे कमांडर जो है आदेश देते हैं और जैसे छोटे बच्चों को सैनिक में भी भर्ती करते हैं कि अपने मतलब चारे के तौर पर उपयोग करते हैं, इसी के जैसे हरामी जो होते हैं।
हम देखते हैं इन दोनों के पंचेज एक दूसरे से टकराने के लिए पहुंच रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के थोबड़े पर एक एक जोरदार हिट मारते हैं और हम देखते हुए दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए होश में होते हैं और लगातार फिर पंचेज दे दनादन चल रहे होते हैं कि कौन पहले गिरता है। और देखते हैं सरदार को जो थोड़ी देर के लिए इसके पंचेज को सहता है, मतलब किसे मारने देता है और इसके मतलब इसको एक सटीक हिट देने के लिए तैयार हो रहा होता है, कहता है कि तू कमीने। और हम देखते हैं यहाँ पे मजंग जो एक जोरदार पंच इसे मारने वाला होता है, तो सरदार भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है अपने हाथों में अपने सिक्कड़ों के साथ और यहाँ पर एक कर्म पंच मारता है जिसकी वजह से मजंग सीधे नीचे जमीन पर गिरता है। और हम देखते हैं वो ऊपर की ओर देख रहा होता है, तो यहाँ पर जो सरदार है वो अपने पैरों से इसके सर को कुचलने के लिए एक जोरदार हिट मारता है और हम देखते हैं वो जो इसका पैर का हिट होता है वो सीधा मजंग के फेस पर पड़ा होता है, जिसकी वजह से इसके नाक से भी ब्लड निकलते हैं और ये सरदार बिना रुके धम 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 करके अपने पैरों से इसके सर को कुचलने लगता है ताकि यहीं पर मारे जाए। बट हम मजंग को देखते हैं जो किसी तरीके से इसके पैरों के बीच में लटक रहे इसके जो बाल होते हैं उसे कस के पकड़ता है और इसे खींच देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सरदार की गर्दन ऊपर की ओर हो जाती है, इसका बैलेंस जो होता है वो अनबैलेंस हो चुका होता है और मजांग उसके बालों को खींचते के साथ ही उन पहाड़ियों के चोटियों के ढलानों की ओर ले जाता है और इसे सीधे नीचे गिराने लगता है। बट ये सरदार जो है काफी ताकतवर है, जिसकी वजह से वह गिरते वक्त भी यहाँ पर खुद को संभालता है और मजांग पर एक जोरदार किक अटैक करता है, जिसकी वजह से मजांग को देखते हैं जो दूर हवा में उछल रहा होता है और उछलते हुए नीचे गिर रहा होता है, तब तक सरदार खुद को संभाल चुका होता है और मजांग यहाँ पर नीचे उतर कर खुद को संभाले इससे पहले ही उस पर एक जोरदार हिट मार देता है। बट हम देखते हैं मजांग जो होता है वह इसके हाथों को कसकर पकड़ लेता है और इसे घूर कर देखने लगता है। हम देखते हैं इसके हाथों को यहाँ पर इसमें हिट मारा होता है उसको कोहनियों के बदौलत इसे दबा लेता है और इसके मतलब पंचेस को वहीं पर रोक लेता है, इसके हाथ को छोड़ नहीं रहा होता है, कहता है कि तुम जानते हो मुझे यहाँ पर फाइट करते वक्त अपने एरिया में मुझे क्रूअल व्यवहार की वजह से जाना जाता है, मतलब कि बहुत बेदर्दी तरह से पीटता हूँ मैं लोगों को। हाँ, मतलब कि देखता नहीं हूँ किस जगह पर किस तरीके से मार रहा हूँ, हालांकि तो खुद मार खाया था तो उसने चिल्ला रहा था। और हम देखते हुए उसके दाढ़ियों को पकड़ता है और कहता है कि इस बार बारी तुम्हारी है और उसके दाढ़ी को पकड़ते हुए एक जोरदार अपने हेड के साथ अपने उसके नाक पर एक जोरदार हिट मारता है और इसकी वजह से वो सरदार जो होता है थोड़ा होश को खो देता है, तो इसी को फायदा उठाते हुए लगातार पंचेज उसके थोबड़े पर ही मारा जा रहा होता है क्योंकि किसी के फेस पर लगातार अटैक होते जाए तो उसे होश आने में थोड़ा टाइम लगता है उसके ब्रेन को संभालने में। बट इस सरदार को हम देखते हैं जो अपनी खुली आंखों के साथ उसे घूरे जा रहा होता है और उसी के साथ एक जोरदार जंप लगाता है और वह इसे एक नॉकडाउन देने के लिए अपने पैरों की मदद से इसके गर्दन पर एक चौक लगा देता है और इसी के साथ उसे जमीन पर गिरा देता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि जो यहाँ पर माजांग है वह भी अपने पैरों के साथ मतलब सरदार के गर्दन को यहाँ पर दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन जो सरदार वो अपने हाथों से उसके पैरों को रोक लेता है और इसके गर्दन पर अपने दोनों पैरों से एक लॉक लगा चुका होता है, जो कि रेसलिंग में काफ़ी खतरनाक लोग माना जाता है। अगर इसे नहीं छुड़ा पाए तो तुम्हारा गर्दन ही टूट जाएगा। और सरदार कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जो आंतरिक एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतने समय तक लड़ रहे हो और तुम्हारी ताकत अभी तक कम नहीं हुई है, लेकिन तुम्हारे ये फालतू की ताकत जो तुम लापरवाह तरीके से अपने मुक्कों का चलाते हो वह मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। भले ही यह मेरी हालत थोड़ी बहुत खराब कर सकती है, मेरी कंडीशन थोड़ी खराब कर सकती है, लेकिन उतनी भी अधिक नहीं। और हम देते हैं मजंग को जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है तो अपने मुंह को खोलता है और सांस लेने के साथ ही वह जोरदार सरदार के जांघों पर ही काट लेता है, मतलब किसी तरीके से इसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। बट इसके दांत जो होते हैं मतलब वो ज़्यादा कसके चाप नहीं पा रहा होता है क्योंकि इसके गर्दन पर लोक लगाया गया होता है जिसकी गर्दन में पूरी तरह से खुली नहीं होती है। तो सरदार कहता है कि यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर बाइट है, तुम इतनी ताकत के साथ बिल्कुल भी मेरा यहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारी काटने की भी क्षमता कम हो चुकी है। और हम देखते हुए इसका जो गर्दन का चौक है वो और भी टाइट किया जा रहा होता है और ये इसका गर्दन तोड़ने को तैयार होता है और यह मजाक कर रहा होता है कि डैम इट, मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका हूँ। और जो सरदार है वो कहता है कि अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है, तुम्हारे गर्दन को मैं अब ऐसे ही तोड़ने वाला हूँ। तभी इस तक एक परछाई पहुंचती है और हम देखते हुए उस परछाई को देखकर हैरान हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पर मयंक आ चुकी होती है जो अपने हाथ में एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को लाई होती है, जिसे देख के सरदार परेशान हो जाता है। और मयंक कहती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और वो आपने उस पत्थर को बहुत ही तेजी के साथ कच करके इसके नाक पर इसके आंख पर दे मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसके सरदार के नाक चपटे हो चुके होते हैं और उस जगह से थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होती है और ये उफ करके वहीं पर मतलब बेहोश होने लगता है और बेहोश होते हुए इसे कुछ यादें घूम रही होती है। और जहाँ पर एक बताता है कि 6 साल पहले नॉर्थर्न साइड के एक विलेज की ओर जहाँ पर तबाही मची होती है, जगह जगह से धुएं उठ रहे होते हैं, वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, जो चाक तुम हमेशा से अपने हाथ को इस तरीके से कैसे पार करते हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उन्हें यहाँ पर सिर्फ सरेंडर करवाना, आत्मसमर्पण करवाना है, इतना ज़्यादा उन पर तबाही या फिर उन्हें खत्म नहीं करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सरदार को जो यहाँ पर जो चाक है वह कह रहा होता है कि गवर्नर तुम हमेशा से ही यहाँ पर एक कमजोर व्यक्ति की तरह बातें क्यों करते हो? युद्ध तो हमेशा से ही दो सिक्कों पर आधारित है, या तो यहाँ पर हम मारे जाएंगे या फिर वे, या तो हार या तो जीत। तो क्या तुम यहाँ पर प्रायोरी की तरह इस तरीके से बात करना बंद करोगे? प्रत्येक लोग को यहाँ पर अगर हम लूटेंगे नहीं तो हमारी इच्छा अनुसार हमारी पूर्ति कैसे होगी? हमारे लोगों के खाने रहने और पीने का क्या? यदि हम लूटपाट नहीं करेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है या फिर तुम खुद को यहाँ पर किंग समझ रहे हो जो अपने हिसाब से हमें यहाँ पर कमांड दे रहे हो? और हम देखते हैं उसके पीछे के लोग भी खड़े होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर या खुद को यहाँ पर राजा तो नहीं समझ रहा है या गवर्नर, एक छोटा सा पोस्ट एक सिटी का लॉर्ड इस टाइप से। तो वहाँ पर वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम यहाँ पर अपनी राह भटक चुके हो। यहाँ पर तुम यूनिट के साथ एक जानवर को भी लेकर आए हो और यहाँ पर तुम्हारा रवैया, तुम्हारा व्यवहार इन जानवरों की तरह ही बदल चुका है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। तुमने यहाँ पर उन सभी लोगों को लूट-पाट कर खत्म कर दिया। यहाँ पर चारों ओर तबाह मचा दी है। चारों लोगों को यहाँ पर खत्म करके यहाँ पर चारों ओर धुंध फैला दी है। हम देखते हैं इसी तरह से लेक्चर देखते हुए वो कहता है कि व्हाट, तू कहना क्या चाहता है? इस तक आवाज़ आती है कि मैं तुझे यहाँ पर तेरे गवर्नर पद से आज ही हटवाता हूँ। आज के बाद से तू यहाँ पर बिल्कुल भी कमांडर नहीं रहेगा और तेरे साथ जितने साथियों ने लूट-पाट की है
उन्हें भी इस सैनिक दल से निकाला जाएगा, इसे बिल्कुल भी मत भूलना। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह सरदार की आवाज़ आती है, वह कहता है कि गवर्नर, लगता है कि तुम बुढ़ापे में यहाँ पर सठिया गए हो। तुम भूल गए हो कि हमारी यूनिट नॉर्थर्न एरिया के उन सभी बार्बर से तुम्हें बचाया है। उन सभी मतलब कि इस नॉर्थर्न साइड के जो कुछ और भी बंदे थे जो इनका विरोध कर रहे थे, उन लोगों से तुम्हें यहाँ पर हमें पुरस्कार देना चाहिए। इसके बजाय तुम यहाँ पर हमें बाहर निकालने की बात कर रहे हो। लगता है तुम बुढ़ापे में यहाँ पर अपने इस कमज़ोर आवाज़ के साथ अपने इस कमांड को हम पर थोप भी सकते हो, हमें फ़ॉलो भी करवा सकते हो, इसका पालन भी करवा सकते हो, इतनी जान है तुम में। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो जो गवर्नर होता है, वो अपने चोगे को बाँधता है, मतलब ठीक करता है। उसके बाद फिर वो अपने बॉडी से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम जानते रहे हो अपनी जगह को, इसलिए अब पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर समझाना होगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तो हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर वो कहता है, क्या कर लेगा तू? यहाँ पर अचानक से अपनी गर्मी बढ़ा रहा है। तभी हम देखते हैं प्रेज़ेंट का सीन, जहाँ वह जोसेन को देख रहा होता है खुद को मारते हुए, और वह कह रहा होता है कि डैम इट! क्या मैं यहाँ पर इस तरीके से मारा जाऊँगा सडनली? मुझे अचानक से आखिरकार ये सारी चीज़ें याद क्यों आ रही हैं? और हम देखते हैं वहाँ पर का सीन, जब उस समय उस जो गवर्नर थे उसने यहाँ पर इसकी टीम के साथ-साथ इसे भी धूल चढ़ा दी थी, वहाँ से भगे खदेड़ कर निकाल दिया था। उसके बाद ये यहाँ पर आकर माउंटेन में रहने लगा। और जोसेन उसे मारने के साथ यहाँ पर हाँफ रही होती है और कह रही होती है, "माजांग, क्या तुम ठीक हो?" तो माजांग भी यहाँ उठ चुका होता है, कहता है कि धन्यवाद मिस मयोंगवॉल, आपकी वजह से मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। तो आवाज़ आती है, "ये राहत की बात है। चलो आओ इसे उठाओ और हम तुरंत उस किले की ओर चलते हैं, जहाँ पर इनका इलाका है वहाँ पर।" क्योंकि सरदार को दिखाने के बाद वे डाकू अपने आप ही हार मान लेंगे। और हम देखते हैं वहाँ पर का सीन, जहाँ पर जोरदार एनर्जियाँ रिलीज़ हो रही थी और वो विलेजर्स देख रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक बंदा कह रहा होता है, "ये जगह बहुत खतरनाक है, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए मुखिया जी।" तो मुखिया जी कहता है, "हाँ, ठीक है।" तभी उसका जो बेटा होता है बड़ा, वो कहने लगता है, "पिताजी, आखिरकार उस पट्टी वाले आदमी का क्या होगा? वह भी वहाँ पर उससे लड़ते वक़्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था।" तो वह छोटा बच्चा मुन जो होता है, वह भी कहता है, "हाँ, वह बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था पिताजी। वह जो टाइगर है, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और डरावना है।" तो हम देखते हैं वहाँ पर कुछ सिकड़ों को दिखाया जाता है, और वह गवर्नर मतलब मुखिया कहता है कि लेकिन अगर हम उसके फाइट के बीच में जाते हैं, तो केवल हम उसके रास्ते के कांटे ही बनेंगे। हम उसकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं? तभी हम देखते हैं उस घर का सीन, जहाँ पर धमाके पर धमाके हो रहे होते हैं। वो टाइगर वहाँ चीखते हुए, चिल्लाते हुए अपने पंजों के साथ लगातार हिट अपने योंग पर मारे जा रहा होता है। बट योंग जो होता है, वह अपने पंचेज़ की मदद से उसे वहाँ पर टैकल कर रहा होता है, और जोरदार हिट के साथ उसके थोबड़े पर मारकर उसे ढोर धकेल रहा होता है। बट वो टाइगर में बहुत ज़्यादा ही जान होता है, जिसकी वजह से वो छलांगे लगाते हुए एक बार और जोरदार हिट उस पर मारता है। तो योंग ऊपर की ओर उछलते हुए बचने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं वो अपनी पूँछ के साथ योंग के गर्दन को लपेट चुका होता है और उसे घुमाने लगता है। तो उसे करते हुए देख योंग कहता है कि डैम इट! आखिरकार ये कितना ज़्यादा क्रेज़ी टाइगर है। और हम देखते हैं उस टाइगर को जो अपनी पूँछ के साथ उसे घर के दीवारों पर लगातार पटके जा रहा होता है। और उसके बाद हमारा सीन दूसरी ओर के एरिया पर जाता है, जहाँ पर हम उन 2 कमांडर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन जी जानवरों को कंट्रोल करते हैं। वे दोनों अभी तक अपनी तलवारों की मदद से यहाँ पर हमारे कैप्टन क्वान रैम पर हमला किए जा रहे होते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, खत्म करने की। बट हमारा जो कैप्टन है, वह भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने स्पेयर की मदद से उन्हें धाम-धाम करके मारते हुए ज़मीनों में पटक रहा होता है। बट वे लोग तो यहाँ पर बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वुल्फ को भी देखते हैं, जो कि अब तक तो होश में आ चुके थे, क्योंकि वह धुंध हट चुका था। जिसकी वजह से वे जो थे यहाँ पर अपने वुल्फ को कमांड देते हुए तेजी के साथ कैप्टन की ओर भेज देते हैं, और कैप्टन इन्हें देखते हुए बस स्माइल करता है, कहता है, और हम देखते हैं भाई जोरदार अपने स्पेयर हिट के साथ उन सभी वुल्फों को काटे जा रहा होता है, उनके गर्दन, उनके पेट, उनके बीच से सर, सभी चीज़ों से काट रहा होता है। तभी अचानक इसके हैंड पर हम कुछ नाइफ्स को लगते हुए देखते हैं, और हम देखते हैं उन डाकुओं के जो इससे डर के थोड़ी दूरी पर मौजूद होते हैं। वे कहते हैं कि अगली भेड़िए की टीम को भेजो और लगातार इस पर अपनी पूरी ताकत के साथ इन सभी स्वॉर्ड्स को फेंकते जाओ, इसे मारते रहो। और हम देखते हैं यहाँ पर जो कैप्टन छलांग लगा कर उसके उन सभी आ रहे जो चाकू नाइफ होते हैं उनसे बच रहा होता है, अपने मन में कहता है कि इन वुल्फों की लगातार आ रहे अटैक को देखकर लगता है कि ये बिल्कुल भी साधारण तरीके से ट्रेंड नहीं किए हुए हैं। ये डाकू बहुत लंबे समय से इन्हें सँभाल रहे हैं, जिसकी वजह से यह बिना किसी झिझक के यहाँ पर इनके कमांड्स को मानते हुए खुद को मरने के लिए भी भेज रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं इन्हें ज़्यादा देर तक सँभाल नहीं पाऊँगा, और अगर यहाँ पर इनके साथ कोई बॉममैन होता है, एरो चलाने वाला, तो मैं अभी तक खत्म भी हो चुका होता है। तभी यहाँ पर वह अपने स्पेयर के साथ एक ग्रीन लाइन स्पेयर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और हम देखते हैं वह इसके स्पेयर टेक्निक के साथ जो वे 2 डाकू होते हैं, वह मतलब कि उन्हें मारने का योजना बना रहा होता है। ये डाकू तेज़ी के साथ इसके साथ बढ़ते हुए वह भी अपने एक कट अटैक के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे कैप्टन ने जो स्पेयर टेक्निक चलाई होती है, इसकी वजह से अब ये डाकू यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, और वह उनके पेट को तो किसी के पैर को काटते हुए तेज़ी के साथ इनके बीच से आगे की ओर निकल चुका होता है। और यहाँ पर इन 2 मेन बंदों की कहानी खत्म हो चुकी है, जो यहाँ पर वुल्फ को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे जो बाकी एक छोटा-मोटा डाकू बचा हुआ है, जो बाकी लोगों को कमांड दे रहा है, वह कहता है कि डरो मत, आगे बढ़ो, ये जल्द ही यहाँ पर थकने वाला है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, पूरी जोरदार, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो और इसे खत्म करो। तभी वे लोग जो बाकी पीछे उनके साथी होते हैं, को देखकर डर चुके होते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन को जो एक जोरदार स्पेयर अटैक चलाता है, बट वह इसको उसके साथ वहाँ पर खत्म नहीं करता है, वहीं पर रोक देता है। जिसकी वजह से वह बंदा डर कर नीचे ज़मीन पर बैठ चुका होता है, और कैप्टन अपने भाले को उछालते हुए दूसरे हैंड पर भेजते हुए कहता है, ऐसा लगता है अब यहाँ पर खेल खत्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा थक भी चुका हूँ, अब रेस्ट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उसके जो साथी होते हैं, जो 2 मेन बंदे होते हैं, जिसमें से एक के पेट को काटा होता है और दूसरे के टाँग को, तो वह अभी तक ज़िंदा है। तो वह ऊपर की ओर देखते हुए कहता है कि चीफ, ये क्या हुआ? आप यहाँ पर ऐसे खत्म नहीं हो सकते, यह बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। और वह इसी तरह सदमे में होता है, बट तभी दूसरी ओर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, "ओहो! आखिरकार हम जीत चुके हैं। यहाँ पर इस चीफ को खत्म कर दिया गया है। अब यह जीत हमारी है।" और हम देखते हैं इसी आवाज़ के साथ
यहाँ पर योंग तक भी आवाज़ पहुँचती है और वह टाइगर भी उस ओर देखता है और वहाँ पर वो अपने लास्ट पर मतलब पूँछ के हिट के साथ वहाँ पर योंग को ज़मीन पर मारने के साथ छोड़ देता है, क्योंकि वह भी देखता है कि उसके सरदार यहाँ पर मारे जा चुके हैं और योंग यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि इतने इंटेंस पावर और इतने एक्सट्रीम मतलब कि लड़ाई के बाद यहाँ पर स्थिति इस तरह की पहुँच चुकी है कि मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर योंग जो है वो अपने होश को धीरे-धीरे खो रहा है, तो उसे अपनी कुछ यादें याद आ रही है उस ओल्ड मैन के साथ लड़ते हुए। तो ओल्ड मैन हान जो होता है वैसे फाइटिंग सिखाते वक़्त कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर यूज़लेस तरीके से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें सबसे पहले अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वह आवश्यक मात्रा में अपनी शक्ति को रिलीज़ कर सके। तो यूँ कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं तो रोज़ाना इतना सारा काम करता हूँ ताकि अपनी स्टैमिना को बढ़ा सकूँ। तो ओल्ड मैन उसे पैर से मारकर गिराते हुए कहता है कि यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि कोई और बंदा भी तुम्हारी जितनी मेहनत कर सकता है। इसलिए तुम्हें मार्शल आर्ट के पूरे डीप को समझना होगा, पूरी गहन तरीके से उसे अध्ययन करना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें मार्शल आर्ट के जो बेसिक रूल्स है, उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखना होगा, वरना अगर तुम्हारे पास एक इमॉर्टल बॉडी भी है और तुम अपने बेसिक रूल्स को भूल जाते हो, तो एक ओल्ड मैन की ताकत के साथ भी तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग यहाँ पर थप्पा मारते हुए ज़मीन में कह रहा था, ठीक है, लेकिन तुम्हारे बातें और तुम्हारे कार्य एक-दूसरे के साथ मैच बिल्कुल नहीं करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर जो मांझी होता है, खाना पका रहा होता है और उनकी ओर ही देख रहा होता है। वहाँ पर आवाज़ आती है कि नो वे, यहाँ पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो इसका स्टार्ट होता है। हम देखते हैं योंग ने यहाँ पर अचानक एक जोरदार हमला ओल्ड मैन पर कर दिया होता है, जिसे ओल्ड मैन साइड हटते हुए बच रहा होता है। कहता है कि इन स्थितियों में तुम्हें मार्शल आर्ट की बुनियादी टेक्निक और दूसरे टेक्निक्स में भी बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना होगा। और हम देखते हैं उसके एक जोरदार पंच के साथ यहाँ पर मतलब उसके फेस पर मारता है। कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने दुश्मन को अपने मुक्के मारने की टेक्निक के साथ हरा नहीं सकते हो, तो तुम्हें दूसरी टेक्निक भी आनी चाहिए और साथ में उन टेक्निक्स पर तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा कंट्रोल होनी चाहिए कि तुम उनका इस्तेमाल लगातार बिना रुके, बिना थके कर सको। और हम देखते हैं यहाँ पर जो ओल्ड मैन होता है वो अपने उसमें मतलब किक के साथ उसे ऊपर उछाल चुका होता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे मूवमेंट्स इतने ज़्यादा सटीक और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि वह उस पर हावी पड़ सके, वरना तुम यहाँ पर बिना मतलब के पंचेस चलाते रहो और बिना किसी टेक्निक की, बिना किसी रणनीति के उसके साथ लड़ते रहो, तो तुम में और जानवरों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं बचेगा। तुम्हें यहाँ पर जो चीज़ जानवरों से अलग करती है वह है तुम्हारी मार्शल आर्ट की टेक्निक। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह एक जोरदार हिट के साथ उसे और ज़्यादा दूर फेंकते हुए कहता है, तब भी तुम्हें अपनी शक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से रिलीज़ करना होगा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा उन टेक्निक्स को सीखने के साथ। यही कारण है कि हम हर बार अपनी बेसिक टेक्निक्स को, अपनी जो में स्पेशल टेक्निक है उनको सैकड़ों बार, हज़ारों बार प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते हैं ताकि उसे परफेक्ट कर सके। और हम देखते हैं वह दूर से देख रहा होता है उसे कि वो कितनी दूर जाकर गिर रहा है और वह कहता है कि बिना किसी टेक्निक के तुम कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं हरा सकते हो और ना ही किसी जानवर को। इसलिए वह ये जो टेक्निक्स है मनुष्य और जानवरों में अंतर पैदा करती है। और हम देखते हैं वो टाइगर जो अपनी ताकत के साथ एक जोरदार हिट के साथ यहाँ पर योंग को जमीन पर दफनाने की कोशिश करता है, बट योंग यहाँ पर तुरंत ही छलांग लगाकर साइड की ओर निकल चुका होता है और वह उस पर उसके फेस पर एक जोरदार किक मारता है। और हम देखते हैं इस किक के पड़ने की वजह से वह टाइगर एक चीख मारता है और उसकी ओर गुर्राते हुए गुर्र करके देखता है और फिर हम देखते हैं उसे ऐसे देखते हुए यूँ कहता है, ले साले तुझको देखेगा। और हम देखते हैं उसके जोरदार पंच जो होते हैं सीधे उसके मुंह पर पड़ती है, उसे जमीन पर लेटा देती है। उसी के साथ फिर टाइगर वापस से अपने सर को ऊपर की ओर उठाता है, तो उसे ऊपर उठते हुए यूँ फिर नीचे की ओर से एक जोरदार हिट उसके पैरों पर मारता है ताकि वो आगे की ओर ना बढ़ सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए उसके फिर उसके साथ ही गर्दन पर मारता है ताकि वह ऐसे यहाँ पर रोक सके। बट वह टाइगर अपने पंचे को चलाता है और योंग को यहीं पर पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। और हम योंग को देखते हैं जो उसके पंजों के नीचे से अपनी ताकत लगाते हुए, छलकते हुए उसके हाथों से निकलकर उसके पेट के नीचे पहुंच चुका होता है और फिर उसके आगे वाले पैर पर एक जोरदार अटैक मारता है और साइड से निकलकर फिर उसके आंखों के ऊपर एक जोरदार हिट मारता है। और हम देखते हुए लगातार अपने पंचेस को बरसाए जा रहा होता है और इसी तरह मारते हुए वो टाइगर को लेटा देता है और दूसरी ओर गिरा देता है। और फिर योंग थोड़ी देर के लिए रुकता है और अपने मुट्ठी को तैयार हुए करते हुए कहता है कि बस यह खत्म होने ही वाला है, यह अब धीरे धीरे करके थक रहा है, अब आखिरी अटैक करने का वक्त आ चुका है, अब इसके पेट पर एक और जोरदार हिट के साथ इसे खत्म करूंगा। और वह जैसे इसके पेट पर हिट मारने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, बट वो टाइगर अपने मतलब कि हैंड क्लॉ के साथ एक जोरदार हिट अचानक से चलाता है और हम देखते हैं वो अपने जो उसने क्लोथ चलाई होती है जिसकी वजह से यूँ धकेला जाता है और दूर में जाकर उन लकड़ी के ढेर पर जाकर गिरता है और वह वहीं पर खांसने लगता है, उसकी हालत खराब होने लगती है। और इसी का फायदा उठाते हुए टाइगर बिना रुके तेजी के साथ इसकी ओर बढ़ता है और अपने पंजे के साथ इसे खत्म करने के लिए इसे दबाता है और अपने मुंह से इसे खाने को तैयार होता है। हम देखते हैं वो अपने फेस से इसे चबाने के लिए जाता है, जिसे तो यूँ अपने हैंड से इसे मुंह को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि डैम, क्या मैं यहाँ पर इसी तरीके से खत्म होने वाला हूँ। तभी हम कुछ शिकारों को देखते हैं जो हवा में उछल रहे होते हैं और वह तेजी के साथ यहाँ पर इस टाइगर की ओर बढ़ रहे होते हैं और हम देखते हैं वह टाइगर का जो मुंह होता है, जो यहाँ पर मुंह खोल कर इसे खाने वाला होता है, वह उन सिकड़ों से बन चुका होता है और वह टाइगर कितनी भी कोशिश कर ले बट वह यूं को खा नहीं पा रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो गांव वाले हैं वह पहुंचकर यहाँ पर यूं की मदद कर रहे हैं, उन्होंने इन सैनों को फेंका होता है और वे कार्य होते हैं एक साथ यहाँ पर खींचते हुए लेट जाओ, हमें उसे तब तक घींचना है, तब तक घसीटना है जब तक वह टाइगर नीचे जमीन पर लेट ना जाए। हम उस टाइगर को देखते हैं जो बौखला चुका होता है और अपने मुंह को खोलकर वापस से यूं की ओर तेजी के साथ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी मुखिया कहता है, और भी जोर लगाओ, हमें यहाँ पर अपने यंग वॉरियर को बचाना होगा, हमें उसे उठने तक का मौका और समय देना होगा। और हम देखते हैं इतनी देर में वो जो टाइगर होता है इनकी ओर देखता है और फिर पहले इन्हें खत्म करने के लिए बढ़ता है और हम देखते हैं एक जोरदार हिट यहाँ पर इनकी ओर चलाता है, बट इसी का फायदा उठाते हुए योंग तुरंत ही इसके नीचे आ चुका होता है और नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए इसके ऊपर, इसके गर्दन पर, इसके फेस पर एक जोरदार हिट मारता है और यहाँ पर उसे मारते हुए कहता है कि बुद्धा हिट, हेल ऑफ द हेल। और हम देखते हैं यार जो अटैक होता है काफी तगड़ा होता है, जिसकी वजह से इस टाइगर की एक जोरदार चीख निकल चुकी होती है। और हम देखते हुए जो गांव वाले होते हैं वहाँ पर लड़ रहे होते हैं उसको यहाँ पर मयंग वॉल और हमारा यंग वॉरियर भी पहुंच रहा होता है। मयंग वॉल जाते हुए कह रही होती है कि यह सिर्फ
इसलिए भाग गए ये डाकू, क्योंकि इनका बॉस यहाँ पर हारा गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर काम आएँगी। तो जो कैप्टन होता है वो बता रहा होता है कि यहाँ पर इस तरीके के ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका सरदार ही होता है। अगर वही खत्म हो जाता है तो वह खुद को यहाँ पर हारा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो बिल्कुल भी यहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी युद्ध का मैदान आता है तो वहाँ पर जो छोटी टीम होती है जिनके पास कम बंदे होते हैं, उनका पहला टारगेट दूसरे टीम का सरदार ही होता है। अगर वह खत्म हो गया तो उन पर वे लोग आसानी से हावी कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। मयंक वलकर होती है कि हम लगभग पहुँच चुके हैं। गाँव वाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए, आखिरकार चल क्या रहा है। और हम देखते हैं मुखिया को जो कर रहा होता है, घसीटो, यहाँ रुकना नहीं है, फिर से पूरी ताकत लगाओ, एक साथ काम करो। और वे गाँव वाले भी इसकी बातों को मारकर पूरी हिस्सा हिस्सा करके जोर लगाकर इस सिकड़ों को चैनों को खींच रहे होते हैं, ताकि वह टाइगर को एक तरफ गिरा सके और हमारे यंग वॉरियर को एक समय दे सके उसे मारने का। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वो कितनी भी ताकत लगा रहे होते हैं, लेकिन वे लोग उस टाइगर को यहाँ पर जमीन के नीचे गिरा नहीं पा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि तब तक खींचो जब तक कि पहाड़ी टाइगर गिर ना जाए, हम यहाँ हार नहीं मान सकते हैं। और उस टाइगर पर जो हिट मारी होती है योंग ने, इसी के साथ वो अपने दूसरे फिस्ट को तैयार करता है। और उसे यहाँ पर उन लोगों ने टाइगर को इतना उठा दिया होता है कि इसको इतना समय मिल चुका है मारने का। और यहाँ पर यों भी तैयार होते हुए कहता है कि ये आखिरी बार है। और हम देखते हुए इसके मतलब अंदर जाकर, इसके पेट के अंदर जाकर एक जोरदार हिट इसके पेट पर मारता है, जिसकी वजह से इसकी अंतड़ियाँ सब कुछ हिल चुकी होती है। और उसे इस तरीके से मारते हुए देख यहाँ पर मयूंग गोल भी हैरान हो चुकी होती है। हम टाइगर को देखते हैं जो यहाँ पर एकदम मतलब खातार अपने होश को खोने लगता है और धीरे धीरे कर यहीं पर जमीन पर धराशायी हो चुका होता है, क्योंकि इस जो आखिरी हिट होता है जो इसके पेट पर इसके ऑर्गन पर मार गई होती है, वो काफी तगड़ी होती है। और इसके साथ वो धड़ाम से गिर जाता है और ढेर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं गाँव वाले चिल्लाने लगते हैं, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। आखिरकार यहाँ से वे डाकू भी भाग चुके हैं और यह सब कुछ ये टाइगर जो है इसे भी हमने कंट्रोल कर लिया है। इसीलिए हम तभी देखते हैं जो मजांग को चिल्लाते हुए कहता है कि हुर्रे, आखिरकार हम यहाँ पर जीत चुके हैं, यह जीत हमारी हुई। और वह सारे गाँव वाले भी चिल्ला रहे थे, हाँ हमने आखिरकार इसे कर ही लिया, डू इट, हमने यहाँ पर उन सभी को खदेड़ दिया, भगा दिया। और यह सब कुछ हमारे इस योंग वॉरियर की वजह से। तभी एक आवाज आती है, लेकिन हमारा यंग वॉरियर जो योंग है वह इसके नीचे दबा हुआ है या बेहोश हो चुका है, इसे जल्दी बाहर निकालो। और हम देखते हैं कुछ गाँव वाले जाकर उसे घसीट कर निकाल रहे होते हुए कहते हैं कि इसके शरीर पर काफी सारे उस टाइगर के पंजे के नाखून लगे हुए, इसका जल्द से जल्द हमें इलाज करना होगा, इसलिए जाओ जल्दी से जाकर हाजू खोज कर लाओ जो इसके जख्मों पर लगाया जा सके। और फिर हम मुखिया को देखते हैं जो यहाँ पर मयूंग गोल के सामने जाता है, कहता है कि मिस मयूंग गोल कहती है, हाँ मुखिया जी। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यह सब कुछ आपकी बदौलत ही हो पाया, हमने कभी इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं की थी, यह सब कुछ आपके कारण ही हुआ है कि हम यहाँ पर अभी तक सुरक्षित और ठीक ठाक है। तो मिस मयूंग गोल कहती है कि नहीं, इसका जो श्रेय है वो आप पर भी जाता है, अगर आप लोग यहाँ मदद करने के लिए नहीं आते तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते। तो वह कहती है, मुखिया कहता है कि धन्यवाद मयूंग गोल, लेकिन अब यह देखिए, यह जो चैन है जिससे इस चैन ने इस पहाड़ी टाइगर को बांध कर रखा था, इसे हमने ही बनाया था। और साथ ही इन डाकुओं के वेपनों को भी जो यहाँ पर इन लोगों ने इस्तेमाल की है लड़ाई करते वक्त। तो क्या अब आप इस चीज़ के लिए श्योर हो सकती है कि हम वह तलवारें और या सिकड़े बना सकते हैं? हालांकि यह इतनी कमजोर तो नहीं, आप सिकड़ों की ताकत को देख सकते हैं या पहाड़ी जानवरों को बांध सकते हैं। और जो तलवारें हैं हालांकि वह टूट सकती है, लेकिन इतनी आसानी तरीके से भी नहीं टूट सकती है। क्या आप इस चीज़ के लिए अब श्योर हैं कि हम आपके लिए काम कर सकते हैं? क्या आप अपने काम के लिए अब हमें मतलब अपने अंडर में रखेंगे? तो हम देखते हैं सुनकर मयंक बोल कहती है कि बिल्कुल, ऑफकोर्स, आखिरकार क्यों नहीं, मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलिए हम लोग साथ मिलकर काम करें और पैसे कमाएं। और हम देखते हो जगह पर कोई चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, आज़ादी आज़ादी। और यहाँ पर हम मयंक बोल के एक शानदार थंबनेल को देखते हैं। उसके बाद हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मयूंग गोल के पवेलियन का होता है। और हम देखते हैं पवेलियन में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा चल रहे होते हैं, कई सारे लोग वहाँ पर आते जा रहे होते हैं और वे कह रहे होते हैं मयूंग गोल वापस आ चुकी है, उसका हमें स्वागत करना चाहिए। कोई कह रहा होता है क्या सचमुच में वह तैयार होकर आज हमारे सामने आएगी? और हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें गूंज रही होती हैं, शोर शराबा हो रही होती है, काफ़ी सारे लोग इधर पलट कर देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं देखो देखो मयूंग गोल, आखिरकार हम इतना समय से उसका इंतजार कर रहे थे, वह बिल्कुल वैसे ही लग रही है, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। कोई बुला रहा था इस ओर आओ तो आओ, हमारी लाइन को मत काटो, हमारी ओर आओ। और देख रहे होते हैं कि सभी लोग उसे देखे जा रहे होते हैं, कर रहे थे उसे देखो तो वह कितनी ब्यूटीफुल है। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर इंटरव्यू ले रही होती है स्टेज में और उनसे बातें करने के लिए, उनके साथ बैठकर खाने पीने के लिए, उनके साथ गेम खेलने के लिए आ रही होती है। कोई कह रहा होता है यहाँ आओ बैठो, इस ओर आओ, इधर तो आओ। और इसी तरीके की आवाज़ें गूंज रहे होते हैं, कर रहे थे होय मैं तो यहाँ पर मर ही जाऊँगा उसे देखकर, उसकी मुस्कुराहट तो देखो। और इसी तरीके के हल्ले गुल्ले चल रहे होते हैं। हमारा सीन यहाँ बाहर के एरिया की ओर आता है, जहाँ पर हमारा कैप्टन और लेडी वॉरियर खड़े होते हैं गार्ड के लिए। कैप्टन कह रहा होता है इन बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले, इन्हें देखकर कब से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। लेडी वॉरियर कहती है कि इसके लिए ज़्यादा सोचो मत, यह मैं शुरू से ही देखते आ रही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कैप्टन कहता है कि ओए वैसे देर से परिचय के लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरा नाम कैप्टन कुवान है, मतलब यू कुवान है, ये अपना नाम बता रहा होता है रेन कुवान। और मैं यहाँ पर मयूंग वॉल के गिल्ड का वर्तमान में हेल्पर हूँ, वहाँ का कमांडिंग पोजीशन पर। तो यह भी बताती है कि मेरा नाम एना है और मैं इस पवेलियन की गार्ड हूँ। तो हम देखते हैं ये एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, ये साथ में बता रही होती है मैं वॉन फैमिली की हूँ। तो हम देखते हैं सुनकर कैप्टन अपने मन में कहता है एना वॉन फैमिली की, और वह बोलता है वॉन फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, आखिरकार उनकी परिवार जो है वह बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से फैली हुई है। वह उतने सारी सेविकाएं हैं वहाँ पर, मतलब कि जो उनका हेड है उनका इतना सारा वाइफ है, आखिरकार यह उनमें से किसकी बेटी होगी, किसकी औलाद होगी। और वह कहती है कि मैंने मांझी से सुना है कि तुमने यहाँ पर मयूंग वॉल के उस रास्ते वाले काम में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, वहाँ पर पहुँचकर काफ़ी कुछ बड़ा बड़ा सीन कबाड़ा है। तो हम देखते हैं उनका कहता है ओ आपके ऐसे बात के लिए धन्यवाद, लेकिन यह कुछ ज़्यादा खास नहीं था, कुछ खास सर्वश्रेष्ठ कार्य तो मैंने किया नहीं है। तो ये सुनकर वह कहती है कि लेकिन जो भी हो, क्या तुम यहाँ पर एक बार अपने स्पेयर के साथ मेरे साथ डुअल करना चाहोगे, मतलब फाइट करना चाहोगे, ताकि मैं देख सकूँ कि आप किस तरीके के आर्ट्स को इस्तेमाल करते हैं।
और एक अच्छा मैच लेकर कुछ चीज़ों को सीख सकूँ। तो यह सुनकर कह रहा होता है कैप्टन कि यह कोई गुप्त टेक्निक नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, 1-2 बार एक-दूसरे से स्पेयरिंग करके हम एक-दूसरे को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। टेक्निकली मैं इस चीज़ को करना ही चाहूँगा। आखिरकार इसमें मना करने लायक क्या ही है? वो अपने मन में कह रहा होता है कि एक मार्शल आर्ट फाइट, वो भी वन फैमिली के लेडी के साथ। यह सचमुच उन्हीं फैमिली की वंशज है जो इस तरीके के ऑफ़र बिना किसी हिचकिचाहट के दे सकती है। वह किस उपपत्नी की बच्ची होगी। और फिर हम देखते हैं वहाँ खामोशी से वह खड़ी होती है लेडी वॉरियर और ये अपने मन में कह रहा होता है जितने लोग हैं उनकी अलग-अलग कहानियाँ हैं उन फैमिली की। मुझे इसके बारे में आश्चर्य करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। और फिर हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर बातें चल रही होती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई मयूंगोल, यात्रा कैसी रही? क्या आप कोई अच्छी जगह पर देखने के लिए गई, कोई अच्छी जगह देखी? तो मयूंगोल कह रही होती है, अच्छी जगह है या बस काम की जगह थी, वैसी खास नहीं। तो दूसरा कह रहा होता है, तो आपने एक व्यापारी संघ शुरू किया है, काफ़ी इंप्रेसिव बात है। दूसरा कह रहा होता है, आप क्या बेचने की योजना बना रही है? रेशम, आभूषण या फिर कुछ और? आपको यहाँ पर मैं एक अच्छे शिल्पकार से मिलवा सकता हूँ। और हम देखते हैं वो लोग खड़े होते हैं, मैं आपको अच्छी परिचय करवाऊँगा, इधर लाइए आपकी ग्लास खाली हो गई, मैं भर देता हूँ। और हम देखते हैं सारे सीन को सुगीत देखकर अपने मन में कर रही होती है, मुझे यहाँ पर यह देखकर पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार कौन किसकी सेवा कर रहा है। हम देखते हैं मयूंगल कर रही होती है कि लॉर्ड जांग यांग, आपके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। तो हम देखते हैं सुनकर वो बंदा हैरान होता है, कहता है मेरे बारे में बोल रही है? वो कहती है कि मैंने आपके स्कूलों के शुरुआती वर्षों के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। आपकी वह स्टोरियाँ जो आप अपने साथियों के साथ पढ़ाई करते थे दिन-रात उनके साथ। तो हम देखते हैं सुनकर वो अपने मन में कहा होता है कि मयूंगल को मेरा नाम भी याद है और मेरी पोज़ीशन भी और मेरी स्थिति और मेरी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ भी, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के द्वारा मतलब जो स्कूल बचपन की कहानियाँ जो बोला करता था, यहाँ कर पिया करता था और बातें करता था, वो इसको याद है। क्या वह मुझसे अट्रैक्ट हो रही है? और हम देखते हैं मयूंगल खड़ी होते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि उनमें से आपकी जो सहपाठी थे, उनमें से एक बुकवांग किले का कमांडर है। मुझे यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अक्सर उसके बारे में बात किया करते थे कि वह अपने स्कूल का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लड़का था। तो ये सुनकर वो कहता है, ओह हाँ, वह तो हमारे स्कूल का शान था, प्राइड था। हम देखते हैं मयूंगल उसके बगल में जाकर उसके कंधे को सहलाते हुए कहती है कि आई सी, मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहती हूँ। मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बता सकते हैं? अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकती है? हम देखते हैं वो उसके कंधे को छूता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम मतलब घोड़े की तरह हिनहिना रहा होता है। मयूंगल कह रही होती है कि आप हमें उनके बारे में कुछ बताएँगे लॉर्ड? और फिर हमारा सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन मयूंग वर्ल्ड के गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग वॉरियर्स के लिए सामान बना रहे हैं। वहाँ पे बातें चल रही होती है कि प्रयोगशाला में अभी प्रयोग चल रहा है। ये कागज और कपास के बनाए हुए कवच हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। मयूंग वर्ल्ड कहती है कि हमने चेन और प्लेट्स कवच भी बनाए हैं, मतलब कि चेन के भी और प्लेट्स के भी, लेकिन लागत और उत्पादन को समय में ध्यान रखते हुए हमने कपास और कागज से इन चीज़ों की शुरुआत की है, जो कि सस्ती और अच्छी और मजबूत भी है। मैं युद्ध क्षेत्र में अनुभव वाले लोगों से यह चीज़ जानना चाहूंगी कि यह किस तरीके की है। तो हम देखते हैं कैप्टन देखते हुए कहा होता है कि इनकी गुणवत्ता क्वालिटी खराब नहीं है, लेकिन ये थोड़ा-सा खुरदरा है और ये मतलब कि इसका जो डिज़ाइन वगैरह है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो हाई लेवल के सैनिकों को पसंद नहीं आएगा। तो मयूर कहती है कोई बात नहीं, उनमें हथियार के लिए उन्हें मतलब दिया जाएगा जो हाई लेवल के हैं, उनके कारीगरों से बात कर ली जाएगी और ये ऐसे मतलब कवच जो है जो लोअर लेवल के लोगों को बेचा जाएगा। तभी इन तक एक आवाज़ आ रही होती है, ओए नौजवान, आखिरकार तुम सचमुच में तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट की कमी है। एक बूढ़े आदमी की तरह तुम कैसे काम कर सकते हो? आप अपने हाथ पैर जल्दी-जल्दी चलाओ, ढंग से करो। और हम देखते हैं यहाँ पर हमारा ओल्ड मैन हान भी बैठकर यहाँ पर कवच सिल रहा होता है, कपड़े सिल रहा होता है और वो कहता है, ओए बुढ़िया तुम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा करती हो, थोड़ी-सी गड़बड़ी हुई तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो बुढ़िया कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं करते, अगर इस तरीके से काम करोगे तो तुम्हें वेतन नहीं मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर मयूंगल कहती है कैप्टन से, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो कैप्टन कहता है, ओह! मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं, ये काम के मतलब कि सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि इन्होंने बाहर में जब हम लोग बाहर थे ना, तो ये लोग यहाँ मुख्यालय में काफ़ी समय तक रहे और काफ़ी कुछ मुफ्त में खाया और इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ा दिया है कि अब इनके पास उन्हें चुकाने को पैसे भी नहीं है। इसकी वजह से ये लोग काम खोजते हुए यहाँ पर आए थे, तो मैंने यहाँ पर इन्हें बाद में इस काम को सौंप दिया ताकि ये कुछ और पैसे कमा सके और भुगतान कर सके। हालाँकि ये भुगतान करने को तैयार है और यहाँ पर ओल्ड मैन हान ने खाकर बिल बनाया है, तो यहाँ पर साथ में हमारा हीरो योंग भी काम कर रहा है। और हम देखते हैं वो बताता है क्या हम इन्हें तुरंत रोक दें, यहाँ से हटा दें? तो मैं बोल कहती है हाँ बिल्कुल, बेशक इन्हें यहाँ से तुरंत निकालो, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी हम देखते हैं पीछे से महाजान की आवाज़ आती है कि लीडर, मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को भर्ती करने के लिए लेकर आ गया है हेल्पर, आप यहाँ पर उनकी संख्या देख सकते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर वे लोग जो होते हैं जमा होते हैं, उनके बारे में बताए जा रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ पर कई 23 बंदे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो मयूंगल कहती है कि दैट्स गुड, ये काफ़ी अच्छा है, हमें किसी जगह पर जाना है, इसलिए लगभग 10 लोगों को तैयार कर लो। और हम देखते हैं वो एक लेटर दिखा रहे होते हैं, कैप्टन कहता है कहाँ जाना है? तो वो बताती है कि मुझे अपने एक पहचान वाले व्यक्ति से पता मिला है, उस बंदे से मतलब अपने काम से निकलवाया पहचान से। अब हमारे पास सामान भी है और हथियार भी है, इसलिए अब हमें यहाँ पर चीज़ों को बेचने के लिए ग्राहक की ढूँढने की आवश्यकता है, उसी के लिए जाना है। अब जाने से पहले यहाँ पर इसकी ओर देख रहे होते हैं योंग की ओर कि इसको लेकर जाऊँ कि नहीं, पावरफुल भी तो है। हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन बड़बड़ा रहा होता है, हाँ, कि अरे यार ठीक से तो ही कर रहा हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी मांझी आता है और लेडी कहती है मतलब मेमुल कहती है, मांझी तूने उन चीज़ों को लिया है? तो मांझी कहता है हाँ, मेमुल आपने जैसा कहा था हमने इसका ऑर्डर कल ही लेकर आ गया था। और हम देखते हैं ये ट्रेसे होते हैं और मेमुल का ये होती है कि माँ जी, इन वर्दियों को सभी उन हेल्परों को बाँट दो ताकि वे लोग यहाँ पर हमारे साथ चल सकें। हम खुले बाज़ार में भिखारियों तरह की तरह से नहीं भटक सकते, मतलब भटकने वाले भिखारियों की तरह नहीं दिख सकते। एक अच्छा ड्रेस कोड भी तो होना चाहिए जो हमारे सेट को रिप्रेजेंट करे ताकि लगे कि हाँ, ये लोग वहीं के बंदे हैं और सभी अपने साथ एक-एक तलवार भी रखेंगे। उसके बाद हमारा सीन सीधे बोकांग किले की ओर दिखाया जाता है और उसके बारे में हमारा कैप्टन बता रहा होता है कि एक आदमी जिसका नाम जंग मा है, वह बोकांग किले का कमांडर है और हमें उस कमांडर को भी दिखाया जाता है और कैप्टन बताते जा रहे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती है कि
बुकांग वॉन फैमिली के भीतर आधिकारिक तौर पर बुकांग किले के सैन्य विभाग के वह प्रमुख हैं, हेड है। वे कहते हैं कि उन्होंने इस स्थिति में वहाँ पर लोगों को भर्ती कर वहाँ की पारिवारिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल रखा है, शक्ति को, जिसकी वजह से वे लोग दिन रात चौकन्नी करते जा रहे हैं, बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। और कैप्टन बताता है कि यहाँ तक कि जो उनका लीडर है, वह अभी भी उनमें से मतलब कि थोड़े से अलग ख़्यालों का भी है, तो क्या वो आपसे सामान्य लेगा? मतलब पुराने ख़्यालात वाले हैं। हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि वे हालाँकि रूढ़िवादी स्वभाव के हैं, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि वे काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वे अच्छे अवसरों को बिल्कुल भी खोना पसंद नहीं करेंगे। तो कैप्टन कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमसे सामान खरीदेंगे मुझे डाउट है। तो वो कहती है कि हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनसे मिलकर बातें करने के बाद ही ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि वे अपने सैनिकों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है, जिसकी वजह से वो इस स्थिति से गुज़र रहे हैं कि वो अपने सैनिकों को सही से मतलब कि सामान नहीं दे पा रहे हैं सही कीमतों पर। तो उनकी यह जो आवश्यकता है, उनके द्वारा बताई गई है और उसी चीज़ को पूर्ति करने के लिए हम लोगों ने इस तरीके के सामान बनवाए हैं। अब हमें उन्हें लेकर जाना है, क्योंकि उनके सैनिक में शामिल होने वाले लोग केवल वॉरियर्स ही नहीं, बल्कि कुछ फार्मर्स भी होते हैं, जो कि रिवॉर्ड्स के चक्कर में वहाँ पर शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास अच्छे हथियार और अच्छे कवच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वह युद्ध में मारे जाते हैं। और हमारे पास एक सस्ते और अच्छे हथियार और अच्छे कवच हो, तो वे लोग वहाँ पर कम से कम जीवित तो बच पाएँगे और इस तरीके के वेपन्स को वे पर्याप्त कर वहाँ पर सर्वाइव भी कर पाएँगे और अगले बार के लिए भी उनके काम आएँगे। और हम लोग देखते हुए लोग वहाँ पर एक अरीना दिखाया जा रहा है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं काफ़ी सारे बंदे और ये लोग वहाँ पर पहुँच भी चुके होते हैं। वहाँ आवाज़ आ रही होती है, बोले जा रहे होते हैं। हालाँकि सामान्य लोहार जो होते हैं, वे अदर व्यापारी गिल्ड वाले बहुत कम ऐसे सामानों को बनाते हैं और जो बनाते हैं वे काफ़ी ज़्यादा महँगी कीमतों पर इन चीज़ों को बेचते हैं और ऐसे समय में हमारा जो मूल्य है उनको हमारी ओर आकर्षित करेगा, जो दाम हम उन्हें बताएँगे। चूँकि सैन्य विभाग उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले जाने के लिए इकट्ठा करता है इन चीज़ों को, तो हमारा दृष्टिकोण से वे सैन्य विभाग में प्रमुख ग्राहक के तौर पर हमारे लिए शामिल होंगे। मतलब कि काफ़ी अच्छे ग्राहक के तौर पर हमारे जाने जाएँगे, अगर वे लोग हमारे इन सामानों को देखते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। और वो इधर-उधर की चीज़ों को देख रही होती है, जहाँ काफ़ी सारे बंदे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वे बंदे भी इनकी ओर देख रहे होते हैं। कैप्टन का होता है कि आप अन्य हथियारी संघों के साथ यहाँ पर तुलना के अनुसार व्यापार करना चाहते हैं या उच्च मात्रा और कीमत की वजह से वो हमारी ओर आ तो सकते हैं, लेकिन वे सामान खरीदने को तैयार हों, ये बहुत ज़्यादा कम चांस है। तो मयंक बोल कहती है कि बिल्कुल नहीं, अभी आगे बढ़ने के हमारे पास एकमात्र रास्ता यही है। अगर ये हमारे इस रणनीति में शामिल हो जाते हैं, इस स्थिति में हमारे साथ जुड़ जाते हैं, मेरे टेक्निक्स के द्वारा जैसे मैं उन्हें बताऊँगी और जिन कीमतों पर मैं उन्हें दूँगी और सही तरीके से सामान बेचूँगी, तो उसके बाद वे हमारे काफ़ी अच्छे सपोर्टर के तौर पर भी जाने जा सकते हैं। ये लोग बढ़े जा रहे होते हैं और कैप्टन कहता है कि जैसा सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो यहाँ पर हथियार और कवच को बेचना सही जगह है। आपने निश्चित तौर पर ये सब कुछ सोच समझ कर चूज़ किया होगा कि यहाँ पर मिले और यहीं पर सामानों को बेचें। तो बताती है कि व्यापारियों को इनमें पैसे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वे हालाँकि इनमें ज़्यादातर चीज़ों को नुकसान ही देखते हैं और खतरों को देखते हैं। लेकिन हमारे लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। तभी तक आवाज़ आ रही होती है कि कोई सीटी मारते हुए बोल रहा था, "ओए, ओए देखो, वो तो लड़की वही है ना, मयंक बोले ना, वो तो एक ब्यूटीफुल वेश्या है, उसकी अफ़वाहें चारों ओर फैली हुई है। वह लड़की सचमुच में यहाँ पर एक व्यापारिक गिल्ड भी चला रही है, क्या मज़ाक है।" हम देखते हुए लोग इसी तरीके से कुछ-कुछ बातें कर रहे होते हैं, अनाप-शनाप बक रहे होते हैं और यंग जो होता है उन्हीं को घूरे देख रहा होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तभी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस कमांडो को देखते हैं, वो कहा होता है, "तो यह है, आप व्यापारिक गिल्ड के लीडर है। सैन्य विभाग को यहाँ पर हथियार पूरी करने के लिए आई हुई हैं।" मतलब ये थोड़ा अजीब रिएक्शन से बात कर रहा होता है और इसके बारे में बताया जा रहा होता है। फिर से बता देता हूँ, ये बुकांग किले का सैन्य विभाग का कमांडर है और हम देखते हैं यहाँ पर जो लेडी मयंक वॉल ग्रीटिंग करते हुए कह रही होती है, "जी हाँ सर, मैं मयंक वॉल व्यापारी गिल्ड की लीडर हूँ।" और हम देखते हुए बताती है कि हमने आपके रिक्वेस्ट के अनुसार चीज़ों को यहाँ पर तैयार कर लाया है। आपने लेटर्स में जिन-जिन चीज़ों की ज़िक्र की थी, हमने उन्हीं के अनुसार चीज़ों को बनाया है। आप उन्हें देख भी सकते हैं। पहले आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख ले और श्योर हो ले। तो देखते हुए यहाँ पर स्क्रॉल को लपेटते हुए कहता है, "मैंने पहले भी कई गिल्डों को ये सारी चीज़ें बताई हैं और अपनी स्थिति के बारे में बताया है कि हमारा सैन्य बजट बहुत कम है और हमें यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी चाहिए, ताकि हम यहाँ पर लोगों को बचा सकें। ईमानदारी से कहूँ तो हमारी बजट सिर्फ़ इतनी है कि हम घुड़सवार इकाई तैयार ही कर सकते हैं, मतलब एक छोटा-सा ग्रुप। सो यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट जुड़ते हैं, लेकिन हम उन्हें सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हथियार या प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वे लोग मारे जाते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। वे लोग हमारे साथ काम करने के लिए जुड़ते हैं, लेकिन वे लोग भुगतान के तौर पर ही काफ़ी पैसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से वे लोग जो होते हैं कि मतलब उन्हें सही सामान भी बाहर में नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा महँगी कीमतें होती है, जिसकी वजह से या तो वे लोग वेपन अटैक करने के लिए लेते हैं या तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन दोनों चीज़ें पूर्ति नहीं कर पाते हैं उतने कम दामों के साथ। तो मैं मयंक गौर कहती है कि मैं आपकी मुश्किलों को समझ सकती हूँ मिस्टर। जैसा कि आप यहाँ पर हमारी व्यापार गिल्ड से जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पर इस चीज़ के लिए संतुष्ट करूँगी कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी निराश ना हो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ चीज़ों को बेचती रही होती है, कर रही होती है, ये हमारे यहाँ के प्रोटोटाइप हैं। आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये किस तरीके के बने हुए हैं। और हम देखते हैं वो बूढ़ा कहता है, "अच्छा, कागज़ और कपास के कवच और वहाँ की तलवारों को देखते हुए कह रहा होता है, वे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं।" तभी वहाँ पर वो कुछ देर तक उनको निहारता है, देखता है, फिर अचानक उस तलवार को घींच कर चलाते हुए एक कवच पर मारता है, जहाँ पर वह कवच जो होती है वो कटती है, लेकिन आधे ही कटती है। और तलवार की धार को कहता है कि ब्लेड तो काफ़ी अच्छी है और साथ में ये आपके बनाए हुए कवच, यह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यह यहाँ पर तुरंत काटे नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के वहाँ युद्ध क्षेत्र में ज़िंदा रहने का उम्मीद है। तो हम देखते हैं मयंक कहती है, "आपने सही कहा, युद्ध के मैदान में
ऐसी वस्तुएं लोगों को यहाँ पर जान बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। एक व्यापारी गिल्ड के तौर पर मैंने हर स्थिति को सर्वोत्तम देखकर इन चीज़ों को तैयार करवाया है। ये हमारे सामान की कीमतों का लिस्ट है, आप इन्हें देखकर बता सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आगे की ओर बढ़ाते हुए दिखा रहा होता है कि क्या-क्या कीमत है, किन कीमतों पर यह चीज़ें मिल रही हैं, और वह तीसरी नज़र से उन्हें देखता है, वहाँ आवाज़ आती है कि उन्हें अलग-अलग आप बेचना चाहते हैं, आखिरकार इसका मतलब क्या है? और वो उससे कहता है, आगे आप यहाँ पर इन चीज़ों को बढ़कर मुझे समझा सकती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों को बातें करना चाहता हूँ। तो लेडी मेमोर कहती है कि हम इन्हें सैनिकों को भर्ती होने के बाद ही बेचेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का अलग-अलग बेचने का मतलब यही है, ना कि मुफ्त में देंगे। मतलब कि यहाँ पर वो सीधे-सीधे बता रही होती है कि जो चीज़ें हम यहाँ पर आपको देंगे वह सस्ती होंगी, वही चीज़ें, लेकिन हम बाहर में बेचेंगे तो बड़ी कीमतों पर बेचेंगे। लेकिन सिर्फ़ आपके सैनिकों के लिए, जो आपकी सेना में भर्ती होंगे, सिर्फ़ उन्हीं को इन सस्ती वही चीज़ें सस्ते दामों पर मिलेंगी। हम देखते हैं ये सुनकर वो बंदा हैरान होता है, और मयूंगल बता रही होती है कि जो भी आपके बुकांग सेना में शामिल होंगे और आपके द्वारा दिए जाएँगे वेतन, उन वेतनों के अंदर ही वे लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों वस्तुएँ खरीद पाएँगे। और हम एकदम उनकी ओर ही देख रहा होता है, हैरानी से कहता है, क्या सचमुच में तुम इस तरीके से व्यापार करना चाहती हो? तो मयूंगल बताती है कि हाँ, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूँगी। बस मैं यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ कि आपके इस किले में, मतलब आपके इस सिटी, किले का मतलब सिटी समझ लो, आपके इस बुकांग सिटी में भी मैं यहाँ पर व्यापार करनी चाहती हूँ। बस इतनी इजाज़त हमें आपसे चाहिए, ताकि हम यहाँ पर भी व्यापार कर सकें। बाहरी मार्केट्स में आपका एक जगह देना होगा और हम उन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी कीमत पर बेचेंगे। लेकिन आपके यहाँ पर जो सेना शामिल होगी, उन्हें ये चीज़ें सस्ते दाम पर मिलेंगे। और तो हम देखते हैं, सुनकर वह तलवार को रखता कहता है अपने मन में, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी दाम पर भी हमें दे रही है, या एक ऐसे मतलब प्रस्ताव को रख रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है। मैं इसे तुरंत ही यहाँ पर मना नहीं कर सकता हूँ, इस पर मुझे एक बार विचार करना होगा। और वह बाहर की ओर निकलते हुए कहता है कि तो फिर चले थोड़ा-सा हम टहलते हुए इन चीज़ों पर बातचीत करें, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कोई डिसीज़न सुनाऊँगा। हमें चलते हुए इनके बारे में बात करना चाहिए। तो मयंगल कहती है, हाँ, क्यों नहीं सर, ज़रूर। हम लोग देखते हुए लोग यहाँ पर अलग-अलग जगहों पर घूमते हैं, काफ़ी सारे बातचीत करते हैं, और इनकी बातों को फिलहाल हमें दिखाया नहीं जाता है, बट वहाँ पर वह इनको सिर्फ़ गोल-गोल घुमा रहा होता है और अलग-अलग जगहों को दिखा रहा होता है अपने अकेडमी को, यहाँ पर जो बंदे ट्रेंड होते हैं, जिन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। और हम देखते हैं फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पर साइड एरिया में चल रहे होते हैं, कमांडर किसी और से चला चुका होता है। तो हमारा कैप्टन कौन कह रहा होता है कि कमांडर किसी तौर पर एक सतर्क आदमी है, उसने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मयंक कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह इसके बारे में सकारात्मक सोच रखता है, अच्छी विचार रखता है। वह ज़रूर यहाँ पर हमज़रे साथ व्यापार करेगा। वह ऐसे सौदे को बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। इस अवसर पर वह यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना चाहता है, इसलिए उसे किसी और से भी कुछ चीज़ों की सलाह लेनी होगी। मुझे लगता है वह अच्छी तरीके से हमारे साथ ज़रूर काम करेगा। फिर वो अपने मन में कहती है कि हम अगर मैं अभी सोचूँ तो हमारी जो यहाँ पर स्थिति है वह ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है पैसे को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हाल-फिलहाल में काफ़ी सारे लोगों को हमने यहाँ पर भर्ती की है, और जो मेरे पैसे हैं वे सामान बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, और आधिकारिक लोगों को इसी तरीके से हम लोग शामिल करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च भी बढ़ता रहेगा। हम देखते हैं कि रास्ते में 2 बंदे खड़े होते हैं, और ये अभी भी सोचते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और कहती है कि अरे बुगांग किला हमारे यहाँ पर एक रेगुलर कस्टमर के तौर पर जुड़ जाता है, तो हमारे गिल्ड को इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तभी मयंक आगे की ओर कुछ देखते हुए हैरान होती है और अपने मन में कहती है, नेता होना सचमुच में बहुत ज़्यादा अजीब है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हूँ। इन चीज़ों को बिल्कुल भी किसी और के साथ मैं साझा भी नहीं कर सकती अपनी परेशानियों को। तभी अपने सामने वाले कुछ बंदों को देखती है और एक अजीब-सी स्माइल देती है कि साले ठरकियों। और फिर हम देखते हैं भाई इन लोगों से आगे होते हुए निकल रहे होते हैं, इनके गार्ड्स इनको साइड कर रहे होते हैं और यहाँ से आगे की ओर निकल रहे थे। तभी इनमें से ये जो एक बंदा होता है पलटकर मयंक की ओर देख रहा होता है, अजीब सा स्माइल करता है और अपने हाथ को मयंक के बट की ओर बढ़ाता है। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों को इसे छूने वाला होता है, तो तुरंत यहाँ पर योंग वहाँ पर उसके हाथ को रोक देता है। और तभी इसे रोकते हुए देख वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तू क्या कह रहा है? मेरे हाथ को छोड़। मयंक कहती है, यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है? तो हम देखते हैं यूँ कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर आपको छूने की कोशिश की है। इसमें हमारे लीडर को आखिरकार उसके पास इस तरीके से हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? तो ये बंदा कहता है कि तू बेवकूफ़, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तभी वहाँ पर ये लोगों को जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उस ओर से आवाज़ आती है, ओए आखिरकार ये क्या शोर-शराबा है? बुकांग किले में आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर इस तरीके से परेशानी खड़ी करने की? तो हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथ को झटके से छुड़ाते हुए कहता है कि मुझे जाने दो। और हम देखते हैं वो यूँ कहता है कि इस आदमी ने पहले हमारे लीडर पर हाथ डालने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा होता है जो इन सभी का सीनियर होता है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पर इलगाम मार्शल हॉल में इस तरीके का काम कभी भी नहीं हो सकता है। और इसके बारे में बताया जाता है, ये जो यहाँ पर कमांडर है उसका एक बेटा है, और वह यहाँ पर फर्स्ट लेवल मार्शल आर्टिस्ट है, यहाँ मौजूद है, काफ़ी पावरफुल है। तो वह कहता है कि यहाँ पर जूनियर क्या हो रहा है, क्या उसने जो कहा सच है? तो हम देखते हैं वो कहता है कि नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है बड़े भाई, यह बिल्कुल बेतुका और झूठा आरोप है। तो हम देखते हैं सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार इसकी ऐसी हिम्मत की वह इस तरीके से हम पर आरोप लगाए, क्या तुम हमें कोई एरू-गैरू समझ रहे हो जो हमारे इस तरीके के छोटे भाई पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर खुद को चौधरी समझ रहे हो? यहाँ पर इस जगह पर आकर इस तरीके की हरकत करना, इसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब यहाँ पर कमांडर की एंट्री होती है, कहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पर किस तरीके का नॉइज़ क्यों हो रहा है? क्या चल रहा है? तो वहाँ पर आते हुए दूसरे देखकर कहने लगते हैं, सर कमांडर आप यहाँ पर? हम देखते हैं उसका बेटा कहता है कि फादर नथिंग, यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस मार्शल आर्ट स्कूल को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर इस तरीके की बात ही कही है। तो वह सोचकर कहता है, व्हाट, आखिरकार क्या बात हुई है? तो वह उसको देखता कहता है कि लीडर क्या कोई दिक्कत है? तो हम देखते हैं मयंक कहती है कि नहीं महोदय, मुझे क्षमा कर दें, या मेरे बंदे के द्वारा ही कुछ गलतफ़हमियाँ हो गई थी जिसकी वजह से ये अब स्थिति बनी है। और वह कहती है कि जल्दी जाओ और उससे अपोलाइज़ माँगो, मतलब माफ़ी माँगो। तो हम देखते हैं यूँ खामोश होता है, फिर शांति से कहता है कि यह मेरी मिस्टेक थी, मुझे माफ़ कर दें। यह जो चीज़ है यह मेरी गलती है, इसलिए मुझे माफ़ कर दें सर। वह 2 बार बोलता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर
उसका कमांडर कहने लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी हमारे इस स्कूल में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है मेरे बेटे के रहते हुए। ऐसा अनादर हमारे स्कूल का कोई भी नहीं कर सकता है ऐसे ही। तो हम देखते हैं उसका बेटा कहता है बिल्कुल पिताजी, लेकिन और हम देखते हैं वह यूँ की ओर घूर कर देखते हुए कहा होता है, ऐसा लगता है कि वह आदमी अभी भी परेशान है, उसे संतुष्टि नहीं मिली है और वह कहता है कि फादर क्यों ना हम यहाँ पर एक फ्रेंडली स्पेयरिंग मैच करें। इन चीज़ों से ही तो हमारी दोस्तियाँ एक दूसरे के प्रति और भी अधिक गहरी होती हैं और बढ़ती हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट हो जाए, एक फ्रेंडशिप मैच, और इससे तो हम एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा परिचित हो जाएँगे। ये सुनकर वह उसका बाप कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। एक यहाँ पर गाँव मार्शल हॉल है, तो यहाँ पर क्यों ना टूर्नामेंट किया जाए। अगर ऐसा ही हो ना हो तो यहाँ पर इस हॉल के होने का मतलब क्या है? और यहाँ पर एक मित्रपूर्ण मुकाबला कोई बुरा विचार नहीं है। और वह कहता है कि लेडी मयंगोल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर इसकी इस बात को सुनकर मयंगोल खामोश होती है, कहती है कि डैम इट! आखिरकार मैं इस तरह की स्थिति में कैसे पहुँच सकती हूँ? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़े को दिखाया जाता है और उसके साथ 2 बंदे भी, बस इसके सीन को यहीं पर दिखाया जाता है। फिर हमारा वापस से इस अरीना में सीन आ जाता है जहाँ सभी बंदे खड़े होते हैं और वहाँ पर ये बाप-बेटे आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और दूसरी ओर कैप्टन और माजांग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पर वे लोग इस तरीके की चीज़ें कर क्या करना चाहते हैं। ये बेवकूफ़ मार्शल आर्टिस्ट बाप और बेटे यहाँ पर लापरवाह तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। क्या वे लोग हमें हल्के में ले रहे हैं? ये सारी चीज़ें माजांग कह रहा होता है। माजांग कहता है कि यहाँ पर समस्या क्या है? क्या वो हमसे पिटना चाहते हैं? तो हम देखते हैं कैप्टन कहता है कि नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि उसका जो बेटा है यहाँ पर वह खुद को पिटवाना नहीं चाहता बल्कि हमें पीटना चाहता है, क्योंकि वह यहाँ पर हमें कोई एरू-गैरू रास्ते का बंदा समझ रहा है। फिर भी यह बात अजीब है कि उसने यहाँ पर इस तरीके की स्थिति में यहाँ पर इस तरीके से डिसीज़न लेने की कोशिश की है, एक मैच करवाना चाहा है, जबकि यहाँ पर योंग का जो बंदे के साथ बहस हुआ वह कोई और बंदा था और यहाँ पर आगे आकर फाइट कोई और बंदा करना चाहता है। तो माजांग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? और वहाँ पे बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं और योंग कैप्टन बता रहा होता है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट फाइट तो उस बंदे के साथ होनी चाहिए ना, जिसका यहाँ पर यून के साथ कोई समस्या है, लेकिन उसका बेटा खुद आकर फाइट करना चाहता है और अपने पावर को दिखाना चाहता है। ये चीज़ साफ ज़ाहिर हो रही है। तो माजांग कहता है इसका मतलब स्पष्ट रूप यह नहीं है कि उसने यहाँ पर ये सारी चीज़ें जानबूझकर की हैं। तो कैप्टन कहता है कि हाँ, यह हो भी सकता है, क्योंकि मैंने साफ-साफ देखा था कि उस बंदे ने अपने हाथ को बढ़ाया था मेन गोल को टच करने के लिए। तो माजांग कहता है तो फिर तुमने यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो कैप्टन कहता है क्योंकि इसलिए, क्योंकि यह स्थिति इस जगह पर ना पहुँच जाए, इसी चीज़ के लिए मैंने वहाँ पर उस वक़्त कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन वह उसका बेटा यहाँ पर जिस तरीके से दिखावा कर रहा है, वह यहाँ पर खुद को साबित करना चाहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अपने पिता के सामने। वो दिखा रहा है कि हम स्ट्रॉन्ग है और हम कोई एरू-गेरू स्ट्रीट डॉग है जिन्हें वो आसानी से कुचल सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से चेहरा बना रहता है। माजांग कहता है तो क्या यह सच है? तो मैंने सोचा कि या यहाँ पर इस तरह की छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन यह तो इनकी द्वारा बनाई हुई साजिश लग रही है। तो कैप्टन कहता है ऑल्सो यह है, लेकिन हम यहाँ पर उनके साथ तब तक बुरा नहीं कर सकते जब तक हमें इजाज़त ना मिले, क्योंकि हम इनके साथ व्यापार करने के लिए आए हैं। हम इनके साथ अपने व्यवहार को खराब नहीं कर सकते हैं। तो महाजन गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तो फिर तुमने यहाँ पर इतने समय तक इन चीज़ों को सिर्फ़ चुप होकर सहने का प्रस्ताव रखा, मतलब कि जो बर्दाश्त करने का, इनको हम पीटे भी ना। तो वो कहता है कि हाँ, हम इन्हें पीट सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ। हम इन्हें गंभीर तौर पर घायल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इन्हें अपने सामान भी तो बेचना है और हम कमांडर के सामने उसी के बेटे को बहुत बुरी तरीके से पीटना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा वो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे बंदे आपस में बातचीतें कर रहे होते हैं, काफ़ी कुछ शोरगुल चल रहा होता है इनका। और फिर यहाँ पर बात आती है कि मुद्दा यह है कि हमें यहाँ पर व्यापार करना है और इनसे ही लाभ कमाना है। इसलिए हमें इन्हें सही तरीके से और सही नज़रिया दिखाते हुए सबक सिखाना होगा। तो फिर यहाँ पर कैप्टन उधर यों की ओर देखते हुए कहता है, "भाई सुन, तुझे यहाँ पर उनके साथ भले ही लड़ाई करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधान से, उन्हें अंदाज़े मत पीट देना।" मज़ाक कहता है, "नहीं, लेकिन यह तो किसी तरीके से भी सही नहीं है ना। हम यहाँ पर अपने लीडर का रक्षा तो करेंगे ही, प्रोटेक्शन तो करेंगे ही, और उनके प्रोटेक्शन में कोई हाथ डालेगा तो उनके हाथ को काटेंगे ही ना।" फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो योंग होता है वो अरीना की ओर चढ़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो मयंक वॉल की ओर जाता है और हम देखते हैं मयंक वॉल वहाँ खामोशी से खड़ी होती है, परेशान लग रही होती है। तो यहाँ पर योंग आकर कहता है कि आई एम सॉरी वन्स अगेन, मतलब कि वापस से मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं यहाँ पर लापरवाही तरीके से चीज़ों को काम किया और भी ज़्यादा अजीब और जटिल और मुसीबत को खड़ा कर दी। तो मयंक खामोश रहती है और कहती है कि वह बंदा यहाँ पर भाग्यशाली है कि उसके पास माता-पिता है कंप्लेन करने के लिए, लेकिन हमारे पास नहीं, क्योंकि वह जो कमांडर का बेटा है उसने तो तुरंत ही आरोप लगा दिया अपने बाप पास कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते हैं। अमित इसके बातों को सुनकर यूँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो वह बताती है कि उस बंदे ने निश्चित तौर पर जिससे तुमने यहाँ पर माफ़ी माँगी, उसने अपने हद को पार करते हुए अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाया और मुझको टच करने की कोशिश की उस जगह पर, लेकिन उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया है, यह मुझे जहाँ तक लगता है, और यह उनके द्वारा किया हुआ एक सोचा-समझा कार्य है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफ़ी माँगने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने कर्तव्य को ही पूरा कर रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पर एक अच्छे द्वंद को यहाँ पर साबित करके दिखाना होगा। इसलिए तुम उसके बेटे के साथ लड़ते वक़्त उस देर तक लड़ना और उसके बाद स्थिति को सुधारने के लिए उससे हार जाना। यहाँ पर हमें इस सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सही डिसीजन लेने की आवश्यकता है। लेकिन सच में इसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। और वह उससे कहती है कि तुम मेरी बात को समझ सके हो ना, यहाँ पर तुम्हें उससे जीतने की आवश्यकता नहीं है, उससे हार जाना, ताकि वह जो है खुश हो सके और यहाँ पर हमारे साथ डील को भी आगे बढ़ा सके मर्चेंट की। तो हम देखते हो कहता है कि ठीक है, और फिर हम देखते हैं उस बंदे को जो यहाँ पर स्वॉर्ड लेकर तैयार हो चुका होता है और पीछे से योंग भी आ रहा होता है। तो मजांग आवाज़ दे रहा होता है कि ओए भाई, इस बार तुम उसके काली मिर्ची पर हमला नहीं कर सकते हो, मालूम है ना? तो योंग कहता है हाँ, हाँ, मुझे मालूम है काली मिर्ची पे हमला नहीं करना है। तो लोग समझ गए होंगे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर योंग को ग्रीट करते हुए खड़ा होता है कि
मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपके मर्चेंट गिल्ड के मतलब मयूंग गोल्ड मर्चेंट गिल्ड के बंदे से कुछ चीज़ों को सीख सकूँ। इसलिए आइए एक अच्छे तरीके से फाइट करें और एक अच्छे फ्रेंडशिप मैच को देखें। हम देखते हैं यहाँ पर यूँ कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर इस चीज़ को तो करूँगा और साफ-साफ पर यह बात है कि मुझे तुमसे यहाँ पर कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है, ना ही दिक्कत है। मुझे तो दिक्कत उस अजीब से बाल वाले बंदे से है, क्योंकि उसी ने यहाँ पर इस तरीके की फाइट को स्थिति बनाई थी। मुझे तुम्हारे प्रति कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं है, बैड ग्रज नहीं है। तो हम देखते हैं इधर से वह बुड्ढा आवाज़ देता है कमांडर की, बिगिनिंग मैच स्टार्ट करो। हम देखते हैं उसका बेटा यहाँ पर अपनी ग्रीन ऑरा के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाता है। कहता है कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता उस केस में। और वह एक स्वॉर्ड स्लेश चलाते हुए कहता है कि वन किल स्वॉर्ड डांस। और हम देखते हैं यहाँ पर वह मतलब यूंग पर ऐसा हमला कर रहा था जैसे वो मार ही डालेगा। और यूंग को इस अटैक के साथ बचते हुए याद आ रही होती है कि कैप्टन ने कहा था कि तुम्हें कि बहुत ज़्यादा उसके साथ लड़ते हुए चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल का मेंबर है। तो वह बचपन से ही मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए तुम्हें अपने लापरवाही को बिल्कुल भी नहीं बरतना है और उसके साथ लड़ाई करते वक्त यह भी दिखाना है कि तुम उसके साथ पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हो, लेकिन लास्ट में तुम्हें हार जाना है। और हम देखते हैं यहाँ पर उस समय चिड़चिड़ा होते हुए यूंग ने कहा था, या कोई मतलब ही हुई कि फाइट करो और फिर हार जाओ, वो भी वो मतलब कि ऐसे दिखाते हुए कि तुम बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? यह दुनिया बहुत ज़्यादा अजीब है और यहाँ अजीब तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। इस तरह की कोई फाइट भी होती है? और यूंग यहाँ पे परसेंट में कहा होता है, यह गाय बहुत ज़्यादा फास्ट है। और वो बंदा लगातार अपने स्वॉर्ड स्लेसेस को यूंग पर चलाया जा रहा होता है। बट यूंग तो एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने हैंड का इस्तेमाल करता है, तो वो अपने हैंड से इसके स्वॉर्ड अटैक्स को, वुडन स्वॉर्ड है तो वो अपने स्वॉर्ड अटैक्स को के रोके जा रहा होता है। और ये लोग दोनों अपने मार्शल आर्ट का प्रयोग कर रहे होते हैं और एक शानदार प्रदर्शन दिखा रहे होते हैं, जिसे दूर से ये सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी यहाँ एरिना में उसी बूढ़े की एंट्री होती है, जिसे हमें थोड़ी देर के लिए दिखाया गया था। उसके साथ वो 2 बंदे भी। वो बूढ़ा कहता है, ओहो! मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मार्शल आर्ट हॉल में काफ़ी शोर-शराबा था, तो यहाँ पर एक फाइट चल रही है। और हम देखते हैं वो बूढ़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, कह रहा था, ओहो! और इसकी जानकारी दी जाती है कि या बुकवांग किले के बाहरी स्वामी के में से एक मास्टर में से एक है और यह एक स्वॉर्ड ग्रैंड मास्टर है। और हम देखते हैं उसे देखने के साथ कमांडर कहता है कि मास्टर, आखिरकार आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता हुई? कौन सी चीज़ थी जो आपको इस ओर लेकर आई है? तो वो कहता है कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर आखिरकार क्या करेगा? अपनी खुशियों को ढूंढते हुए आया है और इन यंग जनरेशन के वॉरियर्स को सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आया है। अपने फ्यूचर को ही तो देखना चाहेगा ना, उसकी आने वाली फ्यूचर किस तरीके की तैयार हो रही है, किस तरीके की चीज़ें कर रही है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक फ्रेंडली मैच चल रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा उग्र है, मतलब कि एग्रेसिव फाइट है। और हम देखते हैं मयूंगल अपने मन में कह रही होती है कि इस समय यहाँ पर इस ओल्ड मैन का होना, ये आदमी, ये छोटा आदमी, बूढ़ा या मयोज है, जो कि वर्तमान बुकांग फैमिली के संस्थापकों में से एक है, मतलब उस परिवार को बिल्ड करने में से एक, और उनमें से टॉप मास्टरों में से एक है। और फिर वह कहती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसका यहाँ पर होना। और हम देखते हैं वह बूढ़ा कहता है कि खिलगाँव मार्शल हॉल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग युवा है और यहाँ पर जो मैं अभी फाइट देख पा रहा हूँ, इसमें से एक तो हमारा है और एक ऐसा बंदा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं यहाँ पर देखा है। यहाँ पर उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसने अपनी एनर्जी को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड कर रखा है और हम देखते हैं कि लड़ाइयाँ इसी तरह लगातार चली जा रही होती है और यूंग जो होता है वो इसके फाइट को मतलब काफ़ी मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है इसके स्वॉर्ड अटैक्स को। फिर भी वो अपने एक हैंड से रोकता है तो दूसरे हैंड से अटैक कर रहा होता है। और वह बूढ़ा आदमी की आवाज़ आती है कि इस यंग लड़के के फाइट को देखकर थोड़ा सा जाना पहचाना सा क्यों लगा है इसके टेक्निक्स। और हम देखते हैं यहाँ पर वह जो बंदा होता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ योंग को पीछे की ओर धकेलता है, तो योंग भी अपने पंच के साथ इसके स्वॉर्ड को पीछे की ओर धकेल लेता है। तो ये बंदा वापस अपने फाइटिंग पोजीशन में आता है, योंग भी अपने फाइटिंग पोजीशन में आता है। उनको इस तरीके से लड़ते हुए देख कैप्टन कहता है, वास्तव में मार्शल हॉल में यहाँ पर ये जो बंदे काफ़ी अच्छे मार्शल आर्ट टेक्निक्स को दिखाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग के। महाजान कहता है कि क्या मार्शल हॉल ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें लग रहे हैं? तो कैप्टन कहता है कि यहाँ पर उनको आखिरकार लास्ट में तो हारना ही है उनको, तो नेचुरल तौर पर वो इतने भी खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक खास बनेंगे। और हम देखते हैं ये जो बंदा है ये अपने मन में कहने लगता है कि ये बेवकूफ़ सचमुच में ये जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो सोचा था ये सिर्फ उस वेश्या का कोई दलाल होगा, लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया है। और हम देखते हुए अपने पापी और दिख रहा होता है, कहता है कि मैं बहुत समय के बाद अपने पिता के सामने यहाँ पर इस तरीके का दिखावा करना चाहता था, ताकि मैं खुद को दिखा सकूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हूँ और ताकतवर हूँ और मैं अब यहाँ की चीज़ों को भार को सँभाल सकता हूँ और मुझे आगे के पद में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस तरीके के स्थिति में, इस तरीके के एक इल्यूज़न में फँसाने के होने के बावजूद मैं यहाँ पर इस रास्ते पर कैसे हार सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इस बंदे से हार नहीं सकता हूँ। मुझे इसे किसी भी तरीके से भड़काना होगा और इसके ध्यान को भटका कर इस पर हमला करना होगा। हम देखते हैं वो लगातार हमें किया जा रहा होता है, यूँ उनके हमले को लगातार बर्दाश्त कर रहा होता है या उसके साथ लड़ते हुए उससे बातें कर रहा होता है कि दैट्स इम्प्रेसिव। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुमने वहाँ पर जो भी चीज़ें देखी, जो भी चीज़ें फ़ील की हैं, कि तुम मेरे प्रति बुरी भावना नहीं रखते हो। लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पर वो जो कुछ भी उस बंदे ने की थी, वह सब कुछ मेरी इजाज़त से की थी। और वो इसके सामने जाके एक अजीब तरीके से क्रीपी स्मेल देते हुए कहा होता है, यह मैं ही था जिसने उसे यहाँ सब कुछ करने का आदेश दिया था, ताकि तुम्हारे लीडर का वह उस जगह को टच कर सके। आखिरकार उस जगह को कौन नहीं टच करना चाहेगा? एक उसकी जैसी वेश्या यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड को चलाएगी और वो भी मेरे यहाँ पर आकर मेरे बंदों के लिए स्वॉर्ड और वेपन्स बेचेगी। आखिरकार कौन-सा पुरुष उस जैसे वेश्या से चीज़ें लेना चाहेगा? लेकिन उस जैसी वेश्या को दिन-दहाड़े छूना एक पुरुष के लिए तो निश्चित सी बात है ना, उसके बट को कौन नहीं थपथपाना चाहेगा? और हम देखते हैं वहाँ पर एक स्वॉर्ड से मारते हुए आगे की ओर निकलता कहता है, ऐसी महिला यहाँ पर एक व्यापारी गिल्ड के लीडर बिल्कुल भी कहलाने जाने के लायक नहीं है। एक बार जब मैं अपने फादर की पोजीशन को ले लूँगा, उसके बाद अपने लोगों के साथ जाऊँगा और उसके साथ पूरी एक रात बिताऊँगा। और हम देखते हैं वह ये सब कुछ घिनौनी तरीके से खाते हुए यूँ पर लगातार पंचे बधाए जा रहा होता है और वह कहता है कि फिलहाल मैं तुम जैसे आम कीड़ों को यहाँ पर बस कुचल कर उसकी जगह दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आज यहाँ पर बताऊँ कि तुम्हारी औकात क्या है। एक कंक्यूबाइन, एक रकेल की यहाँ पर गार्ड करने की लायक भी तुम लोग नहीं हो। और हम लोग देखते हैं इसके इतने कहने की देरी थी कि तभी एक जोरदार मुक्का यहाँ पर यूं का पड़ता है और जिसकी वजह से ये सीधे
ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है। लियोंग ने इसके गर्दन को पकड़कर यहाँ पर उसे मारना चालू कर दिया होता है, जिसे देखकर ये कमांडर हैरान होता है। कैप्टन अपने माथे को पकड़ लेता है, मजाक कर होता है, ये हुई ना बात, धो साले को। और इसके बंदे यहाँ पर परेशान कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और योंग को हम देखते हैं जो कि अपने बहन के बारे में से बातें सुनकर गुस्सा हो चुका था, कहता है यू डैम बास्टर्ड, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज यहाँ पर तुझे मैं किल कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और हम देखते लगातार धम 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 करके पंचेज यहाँ पर बरसाया जा रहा होता है। और ऐसी सिचुएशन में वो अपने बुद्धा पाम ग्रेट बुद्धा पाम फीस्ट लगातार उसके पेट पर उसके बॉडी पर मर रहा होता है। हम देखते हुए यहाँ पर खांसते हुए मतलब कि झाग निकल रहा होता है उसके मुंह से, जैसा कि वह यहाँ पर मरने ही वाला है। और हम देखते हैं इस स्थिति को देखकर कमांडर हड़बड़ा जाता है, कहता है बेटे नहीं। और हम देखते हैं उसके ऐसी स्थिति को करते हुए देख मेंगोल भी परेशान, उसके बंदे आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं यू बस्टर्ड हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और वे लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं कमीने जब उसके हाथ से स्वॉर्ड छूट चुकी थी तो उसी वक्त हार चुका था, तुमने उसके बावजूद भी उस पर हमला करने की कोशिश की। तो हम देखते हैं योंग यहाँ गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि शट अप यू बास्टर्ड्स, हिम्मत है तो आओ, आज मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा, तुम जैसे कमीनों को। आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर यहाँ पर इस तरीके से इल्जाम लगाने की झूठी, और यहाँ पर साथ में इस तरह की हरकत करने की और हमें काम आंकने की। अगर तुम्हें किसी प्रकार की शिकायत है तो आ जाओ, मैं तुम लोगों को यहाँ पर आज पीट पीट कर मरा कर दूंगा। और हम देखते हुए बढ़ते हुए कह रहे थे ये कमीना बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, हमारी अकेडमी में आकर हमारे ऊपर ही इस तरीके